Hello everyone, welcome to Shivi Studyship. This is R.S. Sharma, Asian Indian History by Oxford Publication and this is old NCERT also. So chapter number 10 है हमारा हड़प्पा कल्चर. इससे पहले ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 9 चैप्टर. लास्ट चैप्टर वॉज चैल्कोलिथिक कल्चर and in this chapter we are going to study about हड़प्पा कल्चर, ब्रॉन्ज एज, अर्बनाइजेशन इन द इंडस वैली. ओके, तो इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं हड़प्पा का जो कल्चर था उसके बारे में और ब्रॉन्ज एज, ठीक है, उसके बारे में. और हम सबको पता है कि जो हड़प्पा था वो बहुत ज़्यादा अर्बनाइज था. जो अर्बनाइज्ड हम किस सेंस में कह रहे हैं उसे, क्योंकि अभी तक जो इससे पहले जो चीज़ें थी वो इतनी अच्छी तरीके से एक एडवांस लेवल पर नहीं देखी गई थी. लेकिन हड़प्पा कल्चर में जो दूसरी जो सिविलाइजेशन थी, चाहे वो इजिप्ट की हो, मेसोपोटामिया हो, वो भी इतनी ज़्यादा एडवांस और उनके पास भी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितने की अच्छी है जो हड़प्पा कल्चर वाले थे ये यूज़ कर रहे थे. तो पूरी तरह से अर्बनाइज थी ये. और इंडस वैली क्यों? क्योंकि इंडस जो रिवर है उसके आसपास पूरा जो हड़प्पा था वो बसा हुआ था. और सबसे ज़्यादा जिस मेटल का यूज़ हुआ है वो था ब्रॉन्ज. ठीक है, कॉपर में जब टिन को मिला देते तो वो ब्रॉन्ज बच जाता है. तो यहाँ पर जो ये ब्रॉन्ज है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था चाल्कोलिथिक जो कल्चर था उसके बारे में. देखिए, जो चाल्कोलिथिक कल्चर था, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो चाल्कोलिथिक कल्चर था वो पहले आ गया था. ठीक है, हड़प्पा से पहले आ चुका था. बाकी अगर हम बाकी जो दूसरे जो पार्ट है वर्ल्ड के हम वहाँ पर देखते हैं. लेकिन अगर आप बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो चाल्कोलिथिक कल्चर था वो कंटेम्प्रेरी था हड़प्पा के, या तो उसके साथ था या फिर हड़प्पा के बाद आया था. ठीक है, तो यहाँ पर वो इतनी अच्छी तरीके से फ्लरिश नहीं हो पाया था हड़प्पा से पहले जितने की जो बाकी जगह थी वहाँ पर वो हो चुका था. लास्ट चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि हड़प्पा के जो टाइम था उसके टाइम पर ही हमें बहुत सारी जगह पे जो चाल्कोलिथिक जो कल्चर है वो देखने के लिए मिल रहा था अलग अलग साइट्स पे. तो उसका मतलब तो ये समझ आता है कि दोनों एक दूसरे के क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे. कि अगर वहाँ पर हड़प्पा कल्चर है जो पाकिस्तान वाला एरिया है, तो बाकी और बहुत सारी साइट्स थी इंडिया में जहाँ पर उस समय चाल्कोलिथिक कल्चर था. तो भारत में थोड़ा लेट हो गया था जो चाल्कोलिथिक कल्चर था उसका आना, जबकि बाकी जो पूरा और वर्ल्ड के जो एरियाज थे वहाँ पर वो कल्चर पहले ही आ चुका था. ठीक है, तो आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा कल्चर के बारे में. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि पूरी तरह से अर्बन कल्चर था इसमें. और सबसे ज़्यादा जिस मेटल का यूज़ हुआ है वो था ब्रॉन्ज. और ये सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज एज अगर हम बात करें तो ये मिलता है हमें हड़प्पा में. सबसे ज़्यादा जो ब्रॉन्ज कल्चर और जो अर्बन कल्चर है वो हमें देखने के लिए मिलता है पाकिस्तान में है. ये आपका जो पाकिस्तान पंजाब है वहाँ पर ये एक डिस्कवरी होती है, काफ़ी चौंकाने वाली डिस्कवरी होती है. क्योंकि जब हड़प्पा के बारे में लोगों को पता भी नहीं था, वो तो अचानक से जब जो ब्रिटिशर्स होते हैं जब वो जो ट्रेन के लिए पटरियाँ बिछवाते हैं वो, तो रेलवे के लिए, तो यहाँ पर जब वो खुदाई करवाते हैं तो यहाँ पर इनको कुछ नीचे से कुछ जो चीज़ें हैं जो ब्रिक्स वगैरह वो मिलती हैं. तब जब पूरी खुदाई की जाती है उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पर भी किसी टाइम पर एक सिविलाइजेशन रह चुकी है. और उसको जब पूरी तरह से वो खोद देते हैं तो तब वहाँ से निकलता है पूरा का पूरा वो हड़प्पा सिविलाइजेशन. जो पहली साइट थी वो हड़प्पा में मिली थी हमें, तो इसीलिए उस सिविलाइजेशन का नाम भी फिर हड़प्पा रख दिया. हो सकता है कि असली में उस समय उसका नाम हड़प्पा ना हो, लेकिन हमारी पहली साइट वो हड़प्पा में ही मिली तो इसलिए हमने उसका नाम ही हड़प्पा रख दिया. 1853 में जो एक कनिंगम थे, एक ब्रिटिश इंजीनियर थे. ठीक है, ये काफ़ी बड़े ग्रेट एक्सकेवेटर और साथ में इन्होंने एक्सप्लोर किया था पूरे का पूरा. बाद में जब यहाँ से इनको एक सील मिली, एक हड़प्पा की सील मिली, उन्होंने इसे नोटिस किया बहुत अच्छे से कि तो देखा उस पर एक बुल बना हुआ है और कुछ 6 लेटर्स लिखे हुए हैं, लेकिन इनको वो पहचान नहीं पाए, मतलब ये समझ नहीं पाए उस चीज़ को. उसके बाद फिर 1921 में जो हड़प्पा की जो साइट है, ठीक है, उसको इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर और मतलब क्योंकि जब हड़प्पा के पे जो सील मिली उसके बाद उनमें फिर और इंटरेस्ट दिखाया कि हो सकता है यहाँ पर कुछ, क्योंकि वो एक बहुत ही अलग चीज़ उनके हाथ लगी थी जो हड़प्पा की सील थी. तो इसीलिए फिर हड़प्पा को और ज़्यादा फिर उस पर वहाँ पर एक्सप्लोर किया गया. ठीक है, उसको और ज़्यादा जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया. दयाराम साहनी ने शुरुआत कर दी वहाँ पर जो एक्सकेवेट करने की, वहाँ पर खुदाई वगैरह करने की. आर.डी. बैनर्जी भी एक हिस्टोरियन है और इन्होंने किस साइट को करा? मोहनजोदड़ो को. ठीक है, सिंध में. तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो हड़प्पा है उसको किसने एक्सकेवेट किया? तो वो किया था दयाराम साहनी ने हड़प्पा को. ठीक है, और मोहनजोदड़ो को किसने किया था? ये किया था आर.डी. बैनर्जी ने. ओके, जो दयाराम साहनी थे इन्होंने हड़प्पा को 1921 में किया था एक्सकेवेट और आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो को उससे अगले साल 1922 में किया था. यहाँ पर हमें कुछ पॉटरी मिलती है, कुछ एंटिक्विटीज़ मिलती हैं जो कि इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है. दोनों ही जगह से, हड़प्पा से भी मिलती है और मोहनजोदड़ो से भी मिलती है. काफ़ी एक बड़े स्केल पर यहाँ पर खुदाई की गई. ठीक है, मोहनजोदड़ो वगैरह जिसमें हमें काफ़ी चीज़ें मिली.
और यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो की जो एक काफ़ी बड़े स्केल पे जो खुदाई की गई थी वो की थी किसके सुपरविजन में, मार्शल के। और ये हुआ था 1931 में, क्योंकि अब तो वहाँ से कुछ ना कुछ मिलते ही जा रहा था। तो लोगों का जो इंटरेस्ट था, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे या हिस्टोरियन थे, सबके लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी कि अब तक जिस सिविलाइजेशन के बारे में किसी को पता भी नहीं है, अब उनको उसके बारे में पता चल रहा है, वो चीज़ें मिल रही हैं। तो अब उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ता जा रहा था। जो मैके हैं उन्होंने सेम इसी साइट को 1938 में एक्सकेवेट किया। उसके बाद जो वत्स हैं उन्होंने भी किया हड़प्पा को। ठीक है, अब तो फिर बहुत अलग अलग जो साइंटिस्ट है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, वो यहाँ पर आते रहेंगे और इस सेम साइट को वो एक्सप्लोर करते रहेंगे या यहाँ पर खुदाई करते रहेंगे। 1946 में जो मॉर्टिमर व्हीलर थे उन्होंने हड़प्पा को फिर से एक्सकेवेट किया। ठीक है, और ये प्री इंडिपेंडेंस से पहले का है। ओके, और इस समय तक अभी कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा कुछ भी पार्टीशन नहीं था। तो यहाँ पर जो हड़प्पा कल्चर है, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट ऐसी एंटिक्विटीज़ मिलती गई जिससे कि जो हड़प्पा कल्चर है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चलती गई। और जहाँ पर भी जो हड़प्पा साइट्स है, जहाँ पर भी हड़प्पा कल्चर में मिला है, मतलब जो पूरा हड़प्पा कल्चर है, वहाँ पर हमें बहुत सारी जगह ऐसी साइट्स मिली हैं जहाँ पर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता था। तो इसीलिए इस टाइम को ब्रॉन्ज एज भी कहा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस मेटल का यहाँ पर इस्तेमाल होते हुए दिखा है या जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो ब्रॉन्ज के बने हुए हैं। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो मतलब जब देश आज़ाद भी हो गया, ठीक है, उसके बाद भी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, चाहे वो भारतीय हों चाहे वो पाकिस्तानी हों, तब भी जो ये काम था हड़प्पा पर या फिर जो उसकी और दूसरी जो साइट्स थी वो चालू रहा, जिसमें सूरज महान, MK धावलिकर, JP जोशी, BB लाल, SR राव, BK थापर, RS बिसिस्ट और दूसरे और काम गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मतलब यहाँ तक भी जो साइट्स है हड़प्पा कल्चर की वो हमें मिलती हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो एक काफ़ी लंबे बड़े एरिया में उस समय फैला हुआ था। पाकिस्तान में जो एक जगह है कॉट डीजी, ठीक है, ये सेंट्रल इंडस वैली का एक साइट है और इसको एक्सकेवेट किया था FA खान ने। तो ये भी आप याद रखना, कॉट डीजी को किसने एक्सकेवेट किया था, FA खान ने किया था। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ी जो अटेंशन थी वो चली गई थी यहाँ पर जो यहाँ का जो कल्चर मिलता है, मैं हकरा और प्री हकरा कल्चर बाय MR मुगल। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह का जो कल्चर मिलता है उसको ये नाम दिया गया है। AH धनी ने क्या एक्सकेवेट किया था, गांधार को। ठीक है, और ये जो गांधार है ये आपका ये नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर वाला जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसी को गांधार बोलते हैं, जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है जब आप थोड़ा भारत की तरफ बढ़ोगे। अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट, इन सब ने मिलकर हड़प्पा पे काम किया है। ऐसा नहीं था कि जो हड़प्पा की अगर पता भी चल गया तो सिर्फ भारतीय ही लगे हुए हैं, नहीं, अलग अलग देशों से अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो हिस्टोरियन थे, उन सबका जो इंटरेस्ट था यहाँ पर डेवलप होने लगा। क्योंकि अब बात ये आ गई थी कि उनके देश में जो इजिप्ट है, मेसोपोटामिया है, मतलब जो उनकी अपनी खुद की सिविलाइजेशन थी, ठीक है, जो रोमन सिविलाइजेशन थी पूरी की पूरी, अब यहाँ पर चीज़ें ये थी कि सबसे ज़्यादा कौन सी डेवलप थी, सबसे आगे कौन सी थी। तो इसीलिए वो भी ये जानना चाहते थे कि हमारी सिविलाइजेशन ज़्यादा अच्छी थी या इनकी ज़्यादा अच्छी थी। तो इन सब चीज़ों को भी कंपेयर करने के लिए अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो यहाँ भारत में आ रहे थे हड़प्पा के बारे में जानकारी देखने के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये स्प्रेड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पर था। तो आप जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स देख रहे हैं ना, ये रोपड़ हो गया, ये लाहौर हो गया, ठीक है, ये सरायकाल हो गया, यहाँ पर ये सारी साइट्स आपकी हड़प्पा की हैं, ये नीचे तक ये जा रही हैं। तो ये सारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, ये जो भारत का नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट। अभी तो फिलहाल ये पूरा ये पाकिस्तान हो चुका है और ये उस समय जो भारत था, और ये लेकिन उस समय हिंदुस्तान और भारत था ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही जो हड़प्पा कल्चर है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उसके बारे में पता चल चुका था। तो अभी तक तो ये पूरा है भारत ही है। ठीक है, ये चनहुदोड़ो हो गया आपका, ठीक है, ये सुतका जेंद्र हो गया। तो यहाँ ये सारी साइट आपकी क्या है, हड़प्पा साइट है। ये पूरी यहाँ तक नीचे सिंध तक जाएंगी और ये नीचे यहाँ पर गुजरात तक आपको सारी की सारी ये साइट्स है वो देखने के लिए मिलेंगी। ये धोलावीरा है, ठीक है, ये कोट दीजी जिसे FA खान ने एक्सकेवेट किया था, बालाकोट, सारी की सारी आपकी क्या है, ये एशियन साइट है आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हाथ लग चुकी थी हड़प्पा की। ठीक है, जब वो खुदाई करते जा रहे थे, उसको एक्सप्लोर करते जा रहे थे, तो काम वो बहुत ज़्यादा अपनी प्रोग्रेस मतलब बहुत ही अच्छी उसकी चल रही थी। अर्बन कैरेक्टर यहाँ सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अब जितनी भी जो चीज़ें मिल रही थी हड़प्पा की, जो खुदाई की गई थी, तो उससे पता चल रहा था कि जो वहाँ के लोग थे उनका मतलब जो हड़प्पा कल्चर है उसका अर्बन कैरेक्टर था। लेकिन यहाँ पर अभी जो कुछ चीज़ें थी वो ये था कि जो सरस्वती, उस समय तक सरस्वती रिवर को लोग जानते थे या नहीं जानते थे, या फिर जो घाघर रिवर थी उसको जानते थे। ठीक है, तो इससे ना कोई ज़्यादा अभी मतलब उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए इस बात को कि वो लोग सरस्वती रिवर को जानते थे या घाघर रिवर को जानते थे। अब आगे देखते हैं, इसमें जो इंडस और जो हड़प्पा कल्चर था वो ज़्यादा ओल्डर था चालकोलिथिक कल्चर से। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि अगर हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में हड़प्पा से पहले ही चालकोलिथिक कल्चर आ चुका था। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, अपने भारत की, तो यहाँ पर हड़प्पा के बाद आता है या फिर इसके साथ चलता है।
जो ब्रॉन्ज एज है यूजिंग कल्चर इट इज़ फार मोर डेवलप दैन द लेटर। अभी हड़प्पा में जो ब्रॉन्ज एज कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, मतलब कि बाद में इतना ज़्यादा जो बाद की जो दूसरे जो कल्चर आते चैल्कोलिथिक, वहाँ पर ब्रॉन्ज के बारे में लोगों को नहीं पता था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ब्रॉन्ज था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका था। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था जो इंडिया का, वहाँ पर ब्रॉन्ज यूज़ किया जाता था। इट इज़ कॉल्ड हड़प्पा बिकॉज द सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन 1921। इसको हड़प्पा क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय जब पहली बार एक अलग तरह की जो चीज़ें दिखी मतलब, ठीक है, उस सिविलाइजेशन के बारे में, तो वो आपकी दिखी थी हड़प्पा में ही। ठीक है, उस जगह का नाम था हड़प्पा, तो वहीं से हमें पहली बार इस सिविलाइजेशन के होने का पता चला, तो इसीलिए उसी जगह के नाम पे इस सिविलाइजेशन का नाम रख दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, और ये कहाँ पर थी? पंजाब पाकिस्तान में थी। बहुत सारी जो साइट्स हैं वो आपको सिंध में भी मिलती हैं, जो हड़प्पा जो कल्चर है उसको शो करती हैं। जो कल्चर डेवलप हुआ, मेच्योर हुआ, अर्बन सिविलाइजेशन, वो आपको पूरा सिंध और पंजाब सब जगह दिखाई देगा, सिंध में भी और पंजाब में भी। जो सेंट्रल जोन है मेच्योर हड़प्पा कल्चर का, वो भी आपको सिंध और पंजाब में दिखाई देगा। ठीक है, धीरे धीरे जो उसका डेवलपमेंट है जिस तरह से वो होता चला गया। फ्रॉम देयर इट स्प्रेड साउथवर्ड एंड ईस्टवर्ड। उसके बाद वो धीरे धीरे साउथवर्ड भी आया, स्प्रेड होता चला गया, और ईस्टवर्ड भी जो है वो स्प्रेड होता चला गया। उसी के बाद फिर वो पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, और यूपी तक स्प्रेड होता चला गया। ठीक है, शिवालिक इन द नॉर्थ टू द अरेबियन सी इन द साउथ, यहाँ तक फैला है वो। फ्रॉम द मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान इन टू द मेरठ इन द नॉर्थ ईस्ट। और अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट में, तो मेरठ तक भी हमें जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसकी साइट्स मिलती हैं। जो एरिया फॉर्म होता है वो पूरा एक ट्रायंगल की शेप में होता है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पूरा आपका ये पाकिस्तान, ये पूरा ये गुजरात तक, यहाँ पर ये पूरा ये बलूचिस्तान, ये सब आ जाता है, ये सिंध वाला एरिया आ जाता है, और यहाँ पर ये पूरा मेरठ तक आपको जो हड़प्पा साइट्स है वो देखने के लिए मिलेंगी। द एरिया इज अ ट्रायंगल अकाउंटेड फॉर अबाउट, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर दे रखा है कि वो कितना उसने पूरा का पूरा फॉर्म किया, और एक काफ़ी बड़ा एरिया था ये। ठीक है, पूरा जो पाकिस्तान था पूरा का पूरा वो कवर हो चुका था इसमें। सर्टेनली लार्जर देन एशियंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी ये आपकी इजिप्ट और मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी ये उससे भी बड़ी थी। ठीक है, नो अदर कल्चर जोन इन द थर्ड एंड द सेकेंड मिलेनिया इन द वर्ल्ड वॉज एज वाइड स्प्रेड एज द हड़प्पा। मतलब हड़प्पा की जितनी बड़ी दूसरी और ना ये इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में, ना या इसके समय में जो भी और कोई जो छोटी मोटी जो सिविलाइजेशन थी इसके बराबर कोई बड़ी नहीं थी। ठीक है, थर्ड और सेकेंड मिलेनिया बीसी के आसपास कोई भी सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन के बराबर की नहीं थी। यहाँ आपको कम से कम 2800 हड़प्पा साइट मिलती हैं। ठीक है, जिसको इस सब कॉन्टिनेंट पे, हमारे कॉन्टिनेंट पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि पूरी की सारी क्या है, हड़प्पा साइट्स हैं। यहाँ पर आपको कुछ अर्ली, मेच्योर, लेट फेजेस भी दिखाई देंगे हड़प्पा कल्चर के, कि मतलब कुछ बहुत जो शुरुआत के हैं, कुछ बहुत जो लास्ट के हैं, कुछ जो जिस टाइम पे वो काफ़ी मेच्योर थी उस समय के हैं। दो इंपॉर्टेंट साइट्स मेच्योर फेज की, ठीक है, जो मेच्योर फेज साइट्स थी उसकी, हड़प्पा की, वो कौन सी आपको कहाँ पर मिलेंगी? पंजाब में मिलेंगी। ठीक है, मोहनजोदड़ो लिटरली माउंट ऑफ द डैड इन सिंध, और दूसरी है मोहनजोदड़ो। ठीक है, एक हड़प्पा हो गई और एक आपकी मोहनजोदड़ो हो गई। ये आपकी सिंध में है, मोहनजोदड़ो सिंध में, और हड़प्पा आपकी पंजाब में है, जो कि अब आपका पाकिस्तान में है। सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 483 किलोमीटर, दे वर लिंक बाय द इंडस। और दोनों ही ये ज़्यादा जो इंडस रिवर है उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, ये उसका पूरा डिस्टेंस बताया हुआ कितनी दूर थी। एक तीसरी सिटी और है चन्हुदोड़ो। ठीक है, ये 130 किलोमीटर साउथ में थी मोहनजोदड़ो के। अगर आप मोहनजोदड़ो के साउथ में जाओगे तो 130 किलोमीटर के बाद आपको जो सिटी है चन्हुदोड़ो वो देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट सिटी है लोथल। इसको तो हम पोर्ट सिटी भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शिप वगैरह का जो होता था वो सब लोथल से ही होता था। तो ये है आपकी गुजरात में। एक फिफ्थ सिटी है कालीबंगन। इस कालीबंगन का नाम है ब्लैक बेंगल्स, इसका जो मीनिंग है वो है ब्लैक बेंगल्स, और ये है राजस्थान में। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया अभी काफ़ी सारी। हड़प्पा पंजाब में, मोहनजोदड़ो आपका सिंध में, और उसके बाद चन्हुदोड़ो है वो आपका, ये भी सिंध में ही है, मोहनजोदड़ो से थोड़ा सा दूर। लोथल आपका गुजरात में है, और कालीबंगन आपका राजस्थान में है। उसके बाद है बनावली। बनावली आपका पड़ेगा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, और जो हरियाणा स्टेट है वहाँ पर, जो हरियाणा में जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपका बनावली पड़ेगा। It's a two cultural phases, pre-Harappa and the Harappa, similar to that of the Kalibangan. And to the Harappa period relate the remains of mud brick platform and of a street drain. ठीक है, तो ये जो हड़प्पा के जितने भी जो हमें साइट्स मिली हैं, यहाँ पर हमें कुछ उस समय की कुछ रिमेन्स मिलते हैं, जिसमें हमें कुछ मड ब्रिक जो प्लेटफॉर्म है वो भी देखने के लिए मिलते हैं, कुछ स्ट्रीट्स मिलती हैं, ड्रेन मिलते हैं। ठीक है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि उस समय का जो कल्चर था वो कैसा था। तो हड़प्पा कल्चर काफ़ी ज़्यादा मेच्योर था और फ्लरिशिंग स्टेज पे चल रहा था अपनी।
एंड ऑल्सो टू कोस्टल साइड ऑफ द सुतकाजेंद्र एंड सुरकतोड़ा। तो हमने जितनी भी जो सिटीज़ अभी देखी तो यहाँ पर काफ़ी अपना फ्लरिश कर रहा था, जो ये कल्चर था हड़प्पा कल्चर था काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। और कुछ कोस्टल सिटीज़ भी थी जो कि समुद्र से लग के थी। वो दो कोस्टल सिटी कौन सी थी हड़प्पा की, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसकी, ये सुतकाजेंद्र और सुरकतोड़ा, ठीक है। और यहाँ पर हमें सीटाडल्स भी मिले हैं, ठीक है। द लेटर हड़प्पा फेस इज ट्रेसेबल टू रंगपुर एंड रोजड़ी इन द कथियावार पेनिनसुला इन गुजरात। तो यहाँ पर ये दो साइट्स आप और देख रहे हैं, यहाँ पर ये रंगपुर और रोजड़ी, ठीक है, रंगपुर और रोजड़ी ये दो और हड़प्पा की साइट है। ये लेटर हड़प्पा की साइट है, थोड़ी बाद के टाइम वाली साइट है। ये आपको गुजरात में मिलेंगे देखने के लिए। उसके बाद है धोलावीरा। धोलावीरा भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। ये आपको कच्छ एरिया गुजरात में मिलेगी, ठीक है। हड़प्पा का जो फोर्टिफिकेशन था, ऑल थ्री फेजेस ऑफ द हड़प्पा कल्चर, वो हमें यहाँ धोलावीरा में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हमें तीनों फेजेस मिलेंगे, ठीक है, प्री हड़प्पा भी, मैच्योर हड़प्पा भी और लेटर हड़प्पा भी, हमें तीनों के फेज यहाँ धोलावीरा में देखने के लिए मिलेंगे। दीज फेजेस आर ऑल्सो मैनिफेस्टेड इन राखीगढ़ी, और साथ में आपको राखीगढ़ी में भी ये तीनों ही फेजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और ये राखीगढ़ी कहाँ पर है आपका, ये आपका हरियाणा में है, और ये आपका बड़ा है काफ़ी धोलावीरा से काफ़ी बड़ा है आपका राखीगढ़ी। In comparative term, धोलावीरा कवर 50 हेक्टेयर बट हड़प्पा 150 हेक्टेयर एंड राखीगढ़ी 250 हेक्टेयर। तो ये इनका एरिया दिखा रखा है, ये कितने बड़े हैं, धोलावीरा से 50 और हड़प्पा 150 और राखीगढ़ी 250। वैसे जो लार्जेस्ट साइट है वो सबसे बड़ी कौन सी है, मोहनजोदड़ो 500, ठीक है, वो 500 हेक्टेयर के आसपास है वो जो मोहनजोदड़ो है। अगर सब पूछता है कि हड़प्पा में सबसे बड़ी साइट कौन सी है तो वो मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि इंडिया में कौन सी है, क्योंकि अब जो मोहनजोदड़ो है वो इंडिया में तो आता नहीं है ना, वो तो पाकिस्तान में पहुंच गया। तो अब यहाँ पर पूछा गया कि भारत में कौन सी बड़ी है, तो भारत में सबसे बड़ी है राखीगढ़ी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और पुराने समय में ऐसा कहा गया है कि जो इतनी बड़ी जो सिटी थी मोहनजोदड़ो, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फ्लड आई थी, ठीक है, एक बाढ़ आई थी। हमने ये मूवी भी देखी है मोहनजोदड़ो, उसमें भी यही दिखाया है कि लास्ट में बाढ़ की वजह से वो पूरा जो शहर होता है वो बर्बाद हो जाता है। टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हड़प्पा कल्चर था उसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्लानिंग थी वो बहुत ही अच्छे से की हुई थी। पूरी की पूरी आपको टाउन प्लानिंग सिस्टम वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में ही सीटाडल्स थे। सीटाडल्स क्या होता है कि वहाँ पर ना सोसाइटी को जो घर होते हैं उनको इस तरह बांट दिया जाता है कि एक तो होता है थोड़ा सा ऊंची जगह पे जाके, ठीक है, एक होता है ना नीचे जगह पे जाके, ऐसे है ना। तो ये ऊंची जगह पे तो ये होता है, माना जाता है कि जो उस समय की जो रूलिंग क्लास थी वो रहती होगी, ठीक है, जिनकी बड़ी चलती होगी राजा टाइप या फिर जो अमीर होते होंगे, तो ये वो ऊंचे पे अपना घर बनाते थे। और यहाँ नीचे पे कौन बनाते थे, जो वहाँ कॉमन पीपल थे, तो उसको बोलते हैं सीटाडल, ठीक है। तो बिलो द सीटाडल इन ईच सिटी ले आ लोअर टाउन विद ब्रिक हाउसेज विच वर इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपल। तो ये कहा गया है कि सीटाडल से नीचे भी ब्रिक हाउसेज होते थे और ऐसा कह सकते हैं कि उनमें कॉमन पीपल रहते होंगे। एक रिमार्केबल अरेंजमेंट देखा गया है घरों का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ग्रिड सिस्टम होता था। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, किसी ने ऐसा घर बना लिया, किसी ने ऐसे घर बना, नहीं, प्रॉपर एक ग्रिड सिस्टम पे इस तरह से वहाँ घर बनते थे, बहुत ही प्लानिंग के साथ। ये नहीं है किसी ने कहीं भी बना लिया। रोड कट होती थी राइट एंगल पर, जैसे कि ये ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं है कहीं से भी जा रही हैं ऐसे करके, ऐसे नहीं होता था। एक प्रॉपर राइट एंगल पे जो रोड्स थी वो बनती थी। जो मोहनजोदड़ो है स्कोर्ड ओवर हड़प्पा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मोहनजोदड़ो को देखें तो वो हड़प्पा से भी ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर्स आपको मोहनजोदड़ो है उस साइड पे देखने के लिए मिलेंगे। जो मॉन्यूमेंट्स है यहाँ की, उससे पता चलता है कि जो रूलिंग क्लास है वो दिखाना चाहती थी या फिर वो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए लेबर वगैरह यूज़ करती थी, टैक्स वगैरह कलेक्ट करती थी, क्योंकि इतनी बड़ी जो मॉन्यूमेंट वगैरह है वो ऐसे ही नहीं बन सकती हैं। बड़ी बड़ी जो यूज ब्रिक्स का यूज़ किया गया है जब वो ऐसे ही चीज़ों को बनाते थे, ठीक है। और हो सकता है कि वो इतनी बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स को इसलिए बनाते थे क्योंकि वो दिखाना चाहते थे अपने प्रेस्टीज को और अपना इन्फ्लुएंस एज अ रूलर वो दिखाना चाहते थे। अभी भी होता है ऐसे, कोई अमीर आदमी होता है तो अपना बहुत ही अच्छा घर बनाता है ये चीज़ दिखाने के लिए कि मतलब वो अपने प्रेस्टीज को दिखाने के लिए तो वो सब करते हैं। तो इसलिए सब माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में बहुत सारी शायद चीज़ें इसलिए ही बनाई गई थी कि अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस है मोहनजोदड़ो में, ग्रेट बाथ के लिए जैसे यूज़ किया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको जो सीटाडल माउंट्स वगैरह है वो देखने के लिए मिलेंगे। और बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उस समय जिस तरह की ब्रिक या हड़प्पा सिविलाइजेशन में यूज़ होती थी, बाकी और भी जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी की जो ब्रिक वगैरह वो यूज़ नहीं होती थी। यहाँ पर जो आपको ग्रेट बाथ मिलता है, सबसे जो खास चीज़ है ना मोहनजोदड़ो की, वो एक ग्रेट बाथ है। हम कह सकते हैं कि किसी रिचुअल वगैरह पे, जैसे आप मान लो जैसे आज के टाइम पे स्विमिंग पूल होता है ना, ऐसे ही उस समय हमें मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिला है जो सेम स्विमिंग पूल जैसा लगता है देखने में, है ना। जैसे वो कुंड वगैरह बोलते थे उस समय, नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से उसको बहुत ही अच्छे ब्रिक वर्क के साथ उसको ब्यूटीफुली उसको बनाया गया है। ये उसकी पूरी सारी मेजरमेंट्स दी हुई हैं, वो कितना गहरा था, 2.3 मीटर डीप था वो। और नीचे जाने के लिए उसमें सीढ़ियाँ भी बनाई हुई हैं, स्टेप्स बनाए गए हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे बना दिया है। हालांकि साथ में जो रूम्स भी बनाए हुए हैं फॉर चेंजिंग क्लोथ्स, ठीक है।
जो फ्लोर है बाथ का, इट वॉज मेड अप ऑफ बर्न्ड ब्रिक, ठीक है, वो पकी हुई ईंटों का है, कच्ची ईंटों का नहीं है, पकी हुई ईंटों का है। वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज वेल इन अ एडजेसेंट रूम, तो पूरा वाटर कैसे आएगा जाएगा उसके लिए भी बड़े बड़े कुएं बना रखे हैं वहाँ पर। और साथ में इट हैज़ सजेस्टेड दैट द ग्रेट बाथ वॉज primarily इंटेंडेड फॉर रिचुअल बाथिंग, और ऐसा सजेस्ट किया है जो पुराने जो आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन है कि शायद वो उसको रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ करते हो, कि जब कोई पूजा पाठ वाला काम होता हो तो शायद वो उसमें स्नान वगैरह करने, जैसे कि हम करते हैं ना, पूजा पाठ से पहले ही हम कहीं हरिद्वार वगैरह जाते हैं तो हम एक रिचुअल बाथ लेते हैं, तो शायद वो भी उस तरह से उसे किसी स्पेशल रिलीजियस सेरेमनी पे वहाँ पर वो बात लेते होंगे। जो लास्ट टैंक फाउंड इन द धोलावीरा में भी कंपेयर टू द ग्रेट बाथ, एक ऐसा ही बड़ा सा टैंक मिला है हमें धोलावीरा में भी, जिसे हम ग्रेट बाथ से कंपेयर कर सकते हैं, हालांकि जो बड़ा है वो तो ये ग्रेट बाथ ही है, ऐसा हमें धोलावीरा में मिला है। इस टैंक को शायद ये कहा है कि जो टैंक है इसको तब यूज़ किया जाता होगा सेम वैसे ही पर्पज़ के लिए जैसे कि मोहनजोदड़ो में उस ग्रेट बाथ को यूज़ किया जा रहा है ना, सेम उसी टैंक को धोलावीरा में जो टैंक मिला है उसका भी शायद वही यूज़ होगा कि किसी रिचुअल बाथिंग वगैरह के लिए वो उसको यूज़ करते हों। मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ये क्वेश्चन भी आता है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो वो है ग्रेनरी, ठीक है। ये जो ग्रेनरी है ये किस लिए है, ये यहाँ पर अपना जो फूड वगैरह है, जो अपने जो सीरियल्स वगैरह होते थे उनको स्टोर करने के लिए। इन द सीटाडल ऑफ हड़प्पा वी फाइंड एज मैनी एज 6 ग्रेनरीज, हमें हड़प्पा का जो सीटाडल है वहाँ पर हमें 6 ग्रेनरीज मिलती हैं, और ये इसीलिए बनाई जाती थी जिससे कि वो अपना जो भी उनके पास खाना पीना होता था वो उसको उसमें स्टोर कर रख सके एक लंबे टाइम के लिए। ईच ग्रेनरी मेजर्ड, ये पूरा का दिखा रखा है उसका कि वो कितनी बड़ी होती थी, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी होती थी, जैसे कि रिवर बैंक होता है उसके बराबर बनाई जाती थी। द कंबाइंड फ्लोर स्पेस ऑफ 12 यूनिट वुड बी अबाउट 83 स्क्वायर किलोमीटर, आप खुद देख सकते हैं ये कितनी बड़ी होती होंगी। इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द सेम एरिया एज द ग्रेट ग्रैनरी एज द मोहनजोदड़ो, तो वहाँ पर जो बाकी जगह भी जो हमें ग्रैनरी मिलती हैं वो भी कोई छोटी मोटी नहीं होती हैं, वो भी काफ़ी बड़ी होती हैं। अगर हम साउथ में जाओगे ग्रैनरी की हड़प्पा में तो वहाँ पर आपको दिखेगा सर्कुलर ब्रिक फॉर्म से उनको बनाया गया है, ठीक है, एंड दीज वर एविडेंटली मीन फॉर थ्रेशिंग ग्रेन, तो हो सकता है जो ग्रेनरी के आसपास जो इस तरह से दूसरे जो जगह बनी हुई है, जो रोज बनी हुई है, कि वो शायद वहाँ पर थ्रेशिंग की जाती होगी, ठीक है, उसको सेपरेट किया जाता होगा ग्रेन को, जो उसमें से उसका जो वेस्ट निकलता है, और फिर उसके बाद वहीं पास में ग्रेनरी में उसको स्टोर कर दिया जाता होगा। वीट बार्ले है ना, उन सबको जितनी भी चीज़ें होती थी वहाँ पर उसको अच्छे से ग्रेनरी में स्टोर करके रखा जाता था। हड़प्पा ऑल्सो हैड 2 रूम बैरक विच वर पॉसिबली एकोमोडेटेड लेबर, वहाँ पर आपको 2 रूम बैरिक्स में मिलेंगी, तो इससे ये कह सकते हैं कि शायद वो ना उन्होंने अपनी लेबर्स के लिए रखा हो। इन द साउदर्न पार्ट ऑफ कालीबंगन टू दे आर ब्रिक प्लेटफॉर्म, अगर आप कालीबंगन की तरफ जाओगे साउथ में तो वहाँ पर भी आपको ब्रिक प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिलेंगे जो कि यूज़ किए जाते थे ग्रेनरीज के अंदर। एंड इट वुड बी अपीयर दैट ग्रेनरीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हड़प्पा सिटी, अब इतनी सारी ग्रेनरीज मिलती हैं, उसके आसपास लेबर के रूम भी हैं, थ्रेशिंग के लिए भी एरिया है वहाँ पर, तो इसका मतलब ये था कि जो ग्रेनरीज थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी हड़प्पा सिटी के अंदर। यहाँ पर आपको बर्न्ड ब्रिक दिखाई देंगी हड़प्पा सिटी में, और ये बहुत ही रिमार्केबल है क्योंकि इस समय जो उसकी कंटेम्प्रेरी जो दूसरी सिविलाइजेशन थी जैसे कि इजिप्ट है, यहाँ पर भी इस तरह की जो बर्न्ड ब्रिक थी उनका यूज़ नहीं किया जाता था, यहाँ पर भी जो ड्राइड ब्रिक्स होती थी उनको यूज़ किया जाता था, बर्न्ड ब्रिक नहीं यूज़ की जाती थी, और वहीं हड़प्पा सिटी पूरी की पूरी बर्न्ड ब्रिक से बनी हुई थी। We find the use of baked bricks in contemporary Mesopotamia, but they were used to much larger extent in the हड़प्पा सिटी। आपको जो बेक्ड ब्रिक है, जो बर्न ब्रिक है, वो आपको मेसोपोटामिया में फिर भी मिलती है देखने के लिए, लेकिन वो भी इतने बड़े लार्ज एक्सटेंट पर नहीं मिलती है जितनी की ज़्यादा हड़प्पा सिटी में इस्तेमाल हो रही थी। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें मोहनजोदड़ो की तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था, ठीक है, हर शहर में अपने हर खुद के घर में छोटे बड़ा, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर घर में एक आंगन होता था और उस आंगन में बाथरूम होता था, ठीक है। कालीबंगा में आपको बहुत सारे घर ऐसे मिलेंगे जहाँ पर अपने खुद के कुएं होते थे, पानी घरों से बाहर निकल के जो जाता था स्ट्रीट में तो उसके लिए प्रॉपर नालियाँ बनी हुई थी, और उन नालियों को भी कवर किया हुआ था स्लैब से या फिर ब्रिक से। जो रिमेन्स थे स्ट्रीट में, ड्रेन में, ठीक है ना, वो मतलब ये जो सारी चीज़ थी ना बहुत ही अच्छे से वहाँ पर की हुई थी, बनावली में भी की हुई थी। जो क्वालिटी है डोमेस्टिक बाथरूम की और ड्रेन की वो भी बहुत अच्छी थी। जो ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पा का वो बहुत ही यूनिक था, जो आपको किसी और सिविलाइजेशन में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हमें सब पता ही है, तो इसमें यही कहा गया है कि जितना ध्यान हेल्थ का और क्लीनिनेस है हड़प्पा में रखा गया, दूसरा किसी और सिविलाइजेशन में इनके टाइम पे नहीं रखा गया था।
एग्रीकल्चर की बात करें तो देखिए आजकल अगर आप उस एरिया को देखोगे जहाँ पर कभी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो हुआ करती थी, तो अभी आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा जो बारिश वगैरह वो बहुत कम है, वो थोड़ा रेगिस्तान वाला एरिया बन चुका है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय वो काफ़ी फर्टाइल लैंड हुआ करती थी, तो इसीलिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस विलेज टाउन वगैरह हुआ करते थे, क्योंकि वो लैंड फर्टाइल थी, तो एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प होती थी। आज आप देखोगे तो वहाँ पर से 15 सेंटीमीटर रेनफॉल आपको दिखाई देती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सिंध एक बहुत ही फर्टाइल पार्ट हुआ करता था इंडिया का। अर्ली टाइम में जो इंडस रीजन था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन हुआ करती थी, और जो रेनफॉल थी उसका भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। यहाँ पर टिम्बर की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती थी, क्योंकि जो ब्रिक्स है उनको बेक किया जाता था, तो ब्रिक्स को बेक करने के लिए टिम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। जो टिम्बर होता है उसको जला के जो ब्रिक्स है उनको बेक किया जाता था। और यहाँ पर हड़प्पा में हम सबको पता है जो बेक ब्रिक्स है उन्हीं का इस्तेमाल होता था, तो इसलिए यहाँ पर टिम्बर भी चाहिए था। नेचुरल वेजिटेशन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द एक्सटेंसिव ऑफ एग्रीकल्चर, लार्ज स्केल ग्रेजिंग एंड सप्लाई ऑफ फ्यूल, है ना। फिर धीरे धीरे लेकिन समय के साथ जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए होता है, तो नेचुरल वेजिटेशन को हटाने लगते हैं। एक काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पे ग्रेजिंग होने लगती है, और फ्यूल के लिए भी लकड़ियों वगैरह का काफ़ी ज़्यादा सप्लाई होने लगती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रीज़न रहता है उस एरिया की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म होने में। ओके। वॉल मेड ऑफ बर्न ब्रिक रेस्ट फॉर प्रोटेक्शन इंडिकेट द फ्लड वर एन एनुअल इवेंट। उस समय की वहाँ की कुछ वॉल्स मिलती हैं, बड़ी बड़ी बर्न ब्रिक्स रॉक मिलती हैं, तो ये कह सकते हैं कि शायद उन बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं उनको इसलिए बनाया जाता था जिससे कि वो फ्लड वगैरह से बच सके। जस्ट एज नाइल क्रिएटेड इजिप्ट एंड सपोर्टेड इट्स पीपल, सो टू द इंडस क्रिएटेड सिंध एंड फेडेड पीपल। जैसे कि जो इजिप्ट में जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसके आसपास जो नाइल रिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वहाँ पर रिवर है, तो वो पूरी जो इजिप्ट सिविलाइजेशन थी उसके लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे उनके लिए वाटर की सुविधा हो, तो हर चीज़ के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उसको यहाँ पर सपोर्ट करती थी इंडस रिवर, ठीक है। इंडस पीपल क्या करते थे, बीज वगैरह लगाते थे फ्लड प्लेन एरिया में नवंबर के टाइम पे, और फिर वो जो हार्वेस्ट हो जाते थे, जो उनके वीट और बार्ले थे, अप्रैल तक हार्वेस्ट हो जाते थे, ठीक है। इससे पहले कि फ्लड आए उससे पहले जो उनकी फसलें थी वो पक्के तैयार हो जाती थी। नो हो और प्लग शेयर हैव बीन डिस्कवर्ड, लेकिन हमें उस समय वहाँ के कोई भी प्लग शेयर वगैरह नहीं मिलते हैं। बट द फ्यूरोज डिस्कवर्ड, लेकिन कुछ जो फ्यूरोज हैं, ठीक है, ये भी एक तरह का इंप्लीमेंट होता है जो एग्रीकल्चर में यूज़ आता है, लेकिन ये डिस्कवर हुआ है जो प्री हड़प्पा के टाइम का। और कहाँ पर हुआ है ये, कालीबंगा में, ठीक है, कालीबंगा में। बल्कि हमें कुछ जो प्लग फील्ड है वहाँ से ही पता चला है, जो जुताई वाले जो खेत है वो भी हमें उनके भी एविडेंस मिलते हैं राजस्थान में। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, तो वहाँ से हमें कुछ प्लग फील्ड के भी एविडेंस मिलते हैं जो हड़प्पा पीरियड के हैं। जो हड़प्पा पीरियड में जो ज़्यादातर यूज़ होता था वो होता था वुडन प्लग, ठीक है ना, लकड़ी का हल होता है वो यूज़ होता था, और उसको जो बैल होती है वो चलाती थी। कैमल का भी यूज़ किया जाता था इस समय पे, ठीक है। स्टोन सिकल्स, ठीक है ना, स्टोन सिकल भी होता है एक इम्प्लीमेंट जो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है खुदाई वगैरह के लिए, जिससे क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, तो इसका भी हमें वहाँ पर कुछ एविडेंस मिले हैं। Government and nalas enclosed by dam for storing water were a feature in a part of बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो इस तरह से जो गबर बंस होते थे या फिर जिसे हम नालाज बोलते थे, एक तरह के डैम वगैरह होते थे जिससे कि पानी को स्टोर करके रखा जाता था, और ये कहाँ मिला है हमें, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में, ठीक है। जिन्हें कैनल इरिगेशन के लिए भी हम कह सकते हैं जो चैनल और वो प्रोबेबली नॉट प्रैक्टिस्ड, ठीक है। तो उस समय ये जो कबर बंद नालाज है इनको यूज़ किया जाता था शायद अपने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, लेकिन हमें कोई भी कैनल इरिगेशन या किसी भी तरह की चैनल प्रैक्टिस उस समय लोगों को नहीं पता थी, ठीक है। जो छोटी छोटी ऐसे नालियाँ से काट देते हैं पानी जाने के लिए, वो सब नहीं मिलता। हड़प्पा के जो विलेज हैं वो नियरली आपके सारे फ्लड प्लेन वाले एरिया के आसपास ही मिलेंगे, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा फूड ग्रेन आपको देखने के लिए मिलता है, ओनली फॉर द इनहेबिटेंट बट ऑल्सो फॉर द टाउन पीपल, ठीक है। तो जो वहाँ आसपास जो लोग रहते थे उनके लिए भी, और जो लोग वहाँ पर टाउन में रहते थे उनके लिए भी एक अच्छी खासा जो प्रोड्यूस था वो वहाँ पर पैदा हो जाया करता था। They must have worked very hard to meet their own requirement as well as those of the artisan, merchant, other who lived in the city were not directly concerned with the food production activity. Okay. जो इंडस पीपल थे वो क्या प्रोड्यूस करते थे, वीट प्रोड्यूस करते थे, बार्ले, राई, पी, तो इतनी सारी चीज़ें वो प्रोड्यूस करते थे। दो तरह के जो ये टाइप्स ऑफ वीट बार्ले वो प्रोड्यूस करते थे। एक सब्सटेंशियल जो क्वांटिटी थी बार्ले की वो डिस्कवर की गई थी बनावली से, ठीक है। तो उसे पता चलता है कि बनावली के आसपास का जो एरिया था वहाँ पर बार्ले भी होता था। इसके साथ साथ जो सीसमम, मस्टर्ड, ये सब भी वो लगाते थे। द पोजीशन सीम टू हैव बीन डिफरेंट विद द हड़प्पा एट लोथल, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें कुछ डिफरेंट दिखती है हड़प्पा से लोथल तक, क्योंकि काफ़ी लंबा एरिया आता है, तो हो सकता है कि हाँ दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हमें देखे गए हों। It seems that early 1800 BC, the people of Lothal grew rice and remain of which have been found. हमें 1800 के आसपास की जो BC का जो टाइम है वहाँ
तक हमें पता चला है कि जो लोथल में जो लोग थे वो क्या उगाते थे, चावल उगाते थे, ठीक है। फूड ग्रेन वर स्टोर्ड इन ह्यूज ग्रेनरी इन बोथ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। जो फूड ग्रेन की जो हमें जो फूड ग्रेन है वो उसको स्टोर करके कहाँ रखा जाता था, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में, ठीक है। और तो जो ग्रेनरीज है उनके होने की जो हमें एविडेंस है वो हमें मोहनजोदड़ो से भी मिलते हैं और हड़प्पा से भी मिलते हैं, और कुछ हमें कालीबंगा से भी मिलते हैं। जो सीरियल्स हैं वो रिसीव्ड एज टैक्स फ्रॉम द पीजेंट एंड स्टोर्ड इन द ग्रेनरी फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस एज वेल एज फॉर द ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो उस समय भी जो रूलिंग क्लास होती थी वो क्या लेती थी, टैक्स लेती थी, या फिर उनको जो पीजेंट थे वो सीरियल्स वगैरह देते थे एज अ टैक्स, और उनको फिर बाकी बचा हुआ जो उनका सीरियल्स है वो उसको स्टोर करके रखते थे, या फिर जो रूलिंग क्लास थी वो उसको स्टोर करके रखती थी। और वो स्टोर करने का क्या मतलब है कि वो उसको अपने एमरजेंसी वाले टाइम पर उसको यूज़ करें, ठीक है। These can be summarized from the analogy of Mesopotamia cities where wages were paid in a barley। अगर हम मेसोपोटामिया की सिटी की बात करते हैं, उस समय की वहाँ के सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो वेजेस है उनकी, है ना, जो अपने लेबर वगैरह को वो जो काम करने की जो पैसे वगैरह देते हैं, तो उस समय पैसे ना देके बल्कि क्या देते थे वो उनको बार्ले देते थे। जो इंडस पीपल थे वो सबसे अर्लीस्ट पीपल थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था। बिकॉज ऑफ दिस ग्रीक कॉल्ड द एरिया सिंधन विच इज डिराइव फ्रॉम द सिंध, ठीक है। जो ग्रीक के लोग थे वो सिंध एरिया की वजह से जो भारतीय थे उनको सिंधन बोलते थे। आगे देखते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की बात करें तो हड़प्पा में एग्रीकल्चर तो स्टार्ट हो ही गया था, साथ में वो एनिमल्स भी रेस करने शुरू कर दिए थे उन्होंने बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे, जिसमें वो बैल, जो बफेलोज होती हैं, गॉड, शीप, पिग्स, इन सबको डोमेस्टिकेट करते थे। और साथ में जो हम्प्ड बुल होता है, ठीक है, उसको भी वो पालते थे, और काफ़ी ज़्यादा फेवर में थे जो हड़प्पा वाले थे। यहाँ पर हमें पता चलता है जो डॉग्स थे उनको भी पालते थे, कैट वगैरह को भी पालते थे, एशेस, कैमल, ठीक है, इन सबको भी वहाँ पर उस समय रखा जाता था, जिस पर वो अपना जो बोझ वगैरह लाद के वो लेके जाते थे, ठीक है। प्लगिंग वगैरह के लिए भी वो उनको यूज़ करते थे, जो बैल वगैरह होते हैं। हॉर्सेस भी यूज़ किए जाते थे मोहनजोदड़ो में, ठीक है। और लेकिन कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं, मतलब जो लोथल है, मैंने आपको बताया जो लोथल है वहाँ से हमें कुछ जो टेराकोटा जो फिगरीन्स है वो भी पता चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी है जिनको हम आज तक भी पहचान नहीं पाए हैं। कुछ काफ़ी चीज़ें अभी भी ऐसी है जो डाउटफुल है। जो हॉर्स है उनके होने की जो एविडेंस है वो हमें सुरकत्ता तोड़ा जो ये जगह है यहाँ से भी मिलते हैं, ठीक है, जो कि आपकी गुजरात में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ इस समय तक भी यहाँ पर घोड़ों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था अराउंड 2000 BC, बट द आइडेंटिटी इज डाउटफुल, ठीक है। तो वो आपके 2000 BC के आसपास के टाइम के बताया जाता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से डाउटफुल ही हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हम पूरी तरह से श्योर होकर तो कह ही नहीं सकते हैं। इन एनी केस हड़प्पा कल्चर वॉज नॉट हॉर्स सेंटर्ड। तो हड़प्पा जो कल्चर है वो पूरी तरह से हॉर्स सेंटर्ड तो नहीं था, क्योंकि आपको सब जगह हॉर्सेस नहीं दिखाई देंगे। Neither the bone of horse nor its representation have been traced in early and the mature हड़प्पा कल्चर, क्योंकि शुरुआत में और बीच वाला जो टाइम था हड़प्पा का, तब तक भी आपको किसी तरह की कोई भी हॉर्स की जो बोन वगैरह है या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलती है जो इस बात को इंडिकेट कर सके कि हाँ वो लोग हॉर्स के बारे में भी या हॉर्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। एलिफेंट को वो लोग जानते थे, ठीक है। राइनोसोरस को भी जानते थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस समय की टेराकोटा फिगरीन्स वगैरह ऐसी मिली हैं जो एलिफेंट की, राइनोसोरस की हैं, उनकी कुछ सील्स मिली है जिन पे इनकी पिक्चर्स भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उसको जानते होंगे, तभी उन्होंने अपनी सील्स वगैरह पे इनकी पिक्चर वगैरह जो बनवाई थी, ठीक है। जो कंटेम्प्रेरी था सुमेरियन सिटीज़ मेसोपोटामिया प्रोड्यूस वर्चुअली द सेम फूड ग्रेन। उस समय के जो इनके कंटेम्प्रेरी थे वो भी सेम फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करते थे, वो भी सेम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे जैसे कि हड़प्पा में किए जा रहे थे, ठीक है। बट द हड़प्पा इन गुजरात प्रोड्यूस राइस एंड डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट विच वॉज नॉट द केस विद मेसोपोटामिया। लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है, जैसे कि जो हड़प्पा में गुजरात था वहाँ पर इस समय चावल भी प्रोड्यूस किए जा रहे थे और हाथी को भी पाला जा रहा था, तो लेकिन ये चीज़ें मेसोपोटामिया कल्चर में नहीं आई थी अब तक। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट, अगर राइस बात करें, टाउन की बात करें, इंडस जोन की, तो यहाँ पर ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड थे, ठीक है, या फिर वो ब्रॉन्ज के टूल्स बनाते थे, कुछ क्राफ्ट्स वर्क भी बनाते थे, लेकिन ज़्यादा किस पे डिपेंड थे कि एग्रीकल्चर सरप्लस पे। ट्रेड भी था, ऐसा नहीं था, ट्रेड कॉमर्स में भी ये लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ था इंडिया में, ठीक है, और वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ था, वो हड़प्पा के टाइम पे ही हुआ था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वही पहली हम कहेंगे अर्बनाइज सिविलाइजेशन थी भारत में। उसके बाद ऋग्वेदिक काल आता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से अर्बनाइज नहीं था, मतलब वो अर्बनाइज ही नहीं था, ठीक है। एंड द हड़प्पा अर्बन कल्चर बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज। और किससे बिलोंग करता था, ब्रॉन्ज एज से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस मेटल का इस्तेमाल हुआ है वो ब्रॉन्ज ही था। जो पीपल थे इस जगह के हड़प्पा के, वो बहुत सारे टूल्स इम्प्लीमेंट यूज़ करते थे जो कि स्टोन के बने होते थे या फिर वो ब्रॉन्ज के बने होते थे। जो ब्रॉन्ज था हम सबको पता है कैसे बनता है, जब कॉपर को टिन के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो ब्रॉन्ज बनता है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कॉपर से, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये इसमें क्या करते थे, आर्सेनिक को भी मिक्स कर दिया करते थे, ठीक है, कॉपर के साथ। एज नाइदर टिन नॉर कॉपर वॉज इजीली अवेलेबल टू द हड़प्पा। लेकिन चाहे टिन हो चाहे कॉपर हो, दोनों ही जल्दी से
हड़प्पा में अवेलेबल नहीं होते थे, ठीक है। ब्रॉन्ज टूल डू नॉट अबाउंड इन द रीजन, द इम्प्योरिटीज ऑफ द ओर शो दैट कॉपर वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द खितरी कॉपर माइंस ऑफ राजस्थान। तो कॉपर कहाँ से आता था? कॉपर आता था आपका राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान में माइंस थी कॉपर की, खेतरी कॉपर माइंस, तो वहीं से हड़प्पा तक क्या पहुँचाया जाता था? कॉपर पहुँचाया जाता था, या फिर बलूचिस्तान से आता था। टिन वॉज पॉसिबली ब्रॉड विद डिफिकल्टी फ्रॉम द अफगानिस्तान, और टिन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से लाया जाता था, ठीक है। द ब्रॉन्ज टूल एंड वेपन्स रिकवर्ड फ्रॉम द हड़प्पा साइट्स कंटेन अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ टिन। तो जितने भी हमें ब्रॉन्ज टूल्स मिलते हैं या वेपन्स मिलते हैं हड़प्पा साइट से, तो यहाँ पर हमें जितने भी जो टूल्स मिलते हैं उसमें हमें टिन की मात्रा बहुत ही कम दिखाई देती है। जो भी ब्रॉन्ज की जो चीज़ें हैं उसमें हमें कॉपर और टिन को दोनों को मिला के ब्रॉन्ज बनता है, तो उसमें हमें जो टिन है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। However, kit used for the manufacture of bronze goods left by the Harappa are so numerous as to suggest a bronze smith constituted an important group of artisan in the हड़प्पा सिटी। देखिए हड़प्पा से हमें इतनी सारी जो ब्रॉन्ज की चीज़ें मिली हैं, तो हमें पता चलता है कि उस समय जो ब्रॉन्ज स्मिथ होते थे, ठीक है ना, जो ये सब चीज़ें बनाते थे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस रही होगी। दे प्रोड्यूस नॉट ओनली इमेजेस यूटेंसिल्स बट ऑल्सो प्रोड्यूस वेरियस टूल्स वेपन, ठीक है। तो वो ना केवल सिर्फ ब्रॉन्ज की इमेजेस बनाते थे या बर्तन बनाते थे, बल्कि बहुत सारे जो टूल्स हैं, वेपन्स हैं, ठीक है, जैसे कि एक्सिस, सॉज, नाइफ, स्फेयर, वो ये सब चीज़ें भी बनाते थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्राफ्ट भी फ्लरिश्ड हुए हैं हड़प्पा टाउन में, ठीक है। और कुछ हमें वोवन कॉटन के कपड़ा भी मिला है, जैसा पता चल सकता है कि वो कॉटन की भी नॉलेज थी, अब वो कॉटन के कपड़े को भी जानने लगे थे। तो ये पूछा जाता है जो कॉटन है वो हमें कहाँ से रिकवर की गई है, तो वो की गई है आपकी मोहनजोदड़ो से, ठीक है। याद रखना है आपको, कॉटन कहाँ से रिकवर की गई है? मोहनजोदड़ो से। टेक्सटाइल इंप्रेशन हैव बीन फाउंड इन सेवरल ऑब्जेक्ट। स्पिंडल वॉल वर यूज्ड फॉर स्पिनिंग। तो स्पिनिंग के लिए जो स्पिंडल वॉल जिससे की जाती है स्पिनिंग, ठीक है ना, धागा जो बनाया जाता है, तो वो भी हमें मिलता है वहाँ से। वीवर्स ऑफ क्लोथ ऑफ वूल एंड कॉटन, ठीक है। तो जो लोग थे उस समय, जो वीवर्स थे, वो वूल के क्लोथ वगैरह या कॉटन के क्लोथ वगैरह बनाते थे। यूज ब्रिक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, एंड अटेस्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लास ऑफ मेसन। एंड हड़प्पा ऑल्सो प्रैक्टिस बोट मेकिंग। तो बोट मेकिंग भी आती थी, मतलब जो बोट है वो भी बनाती आती थी उनको। एज विल शोन लेटर, सील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग वर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सील मेकिंग भी करते थे, जो बड़ी बड़ी सील बनाई जाती हैं, ठीक है। टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे, तो मतलब क्राफ्ट में भी वो लोग काफ़ी एक्सपर्ट थे। जो गोल्ड स्मिथ थे वो सिल्वर की, गोल्ड की और दूसरे जो प्रीशियस स्टोन थे उनकी ज्वेलरी बनाते थे, ठीक है। जो फर्स्ट टू मटेरियल हैं आपके सिल्वर और गोल्ड, उनको अफगानिस्तान से लाया जाता था या फिर साउथ इंडिया से लाया जाता था गोल्ड वगैरह को। जो हड़प्पा है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे बीड मेकर में भी, ठीक है। जो बीड्स होती हैं उनकी चीज़ें बनाने में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। पॉटर व्हील भी यूज़ होता था उस समय, जिसपे आपके मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जिससे कि वो और भी अच्छी जो पॉटरी वगैरह है वो बनाते थे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेड और कॉमर्स की। तो यहाँ पर ट्रेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो इंडस पीपल जो लोग थे उनकी लाइफ में जो ट्रेड था बहुत इंपॉर्टेंट था। वो सिर्फ ग्रेनरीज पे डिपेंड नहीं थे कि एग्रीकल्चर किया और उससे जो फूड स्टोर हुआ वो उसी पे डिपेंड थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो और जो लोथल हैं वहाँ पर हमें बहुत सारी सील्स वगैरह मिलती हैं, एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिलती है, कुछ रेगुलर वेट और मेजर्स मिलते हैं, और काफ़ी बड़े एरिया में ये सब चीज़ें मिलती हैं। इसका मतलब वहाँ लेन देन, ट्रेड जैसी चीज़ें भी बराबर चलती थी, ठीक है। ट्रेड वगैरह का भी वहाँ पर सिस्टम था उस समय। और ट्रेड में वो स्टोन, मेटल, शेल, ठीक है ना, इन सबको कंडक्ट करते थे इंडस कल्चर जोन में। उनकी जो सिटीज़ थी डिड नॉट हैव द नेसेसरी रॉ मटेरियल फॉर द कमोडिटी दे प्रोड्यूस। उनकी सिटीज़ में उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था। जिस तरह की चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं उसका रॉ मटेरियल उनके पास नहीं था, जिस तरह की जो कमोडिटीज़ है वो प्रोड्यूस करते हैं। और वो ये सब चीज़ें कहाँ से लाते होंगे? कहीं ना कहीं तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते होंगे। दे डिड नॉट यूज़ मेटल मनी। वो मेटल मनी का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वो एक्सचेंज करते थे, जिसे हम बोलते हैं बाटर सिस्टम, ठीक है, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। इन रिटर्न फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट पॉसिबली फूड ग्रेन दे प्रोड्यूस मेटल फ्रॉम देयर नेबरिंग एरियाज बाय बोट। हो सकता है कि अपने पड़ोसी जो और जो जगह थी वहाँ पर वो ग्रेन के बदले उनसे मेटल लेते हों, ठीक है, और फिर बाय बोट या बुलक कार्ट वो उनके बीच में ये जो एक्सचेंजेस है ये चलते हों। वो व्हील के बारे में भी जानने लगे थे, उसका यूज़ भी करते थे वो व्हील और कार्ट का, ठीक है। सॉलिड व्हील का भी इस्तेमाल होता था हड़प्पा में। जो हड़प्पा है वो एक मॉडर्न इक्का, ठीक है ना, एक मॉडर्न इक्का जो फॉर्म है उसको भी यूज़ करते थे, बट नॉट विद द स्पोक्ड व्हील, ओके। जो हड़प्पा है उसके अपने कुछ कमर्शियल लिंक थे राजस्थान के साथ, क्योंकि वहाँ से वो कॉपर इंपोर्ट करवाता था, ठीक है ना, और साथ में अफ़गानिस्तान, ईरान, क्योंकि वहाँ से वो दूसरे जो टिन वगैरह वो यूज़ करता था। ट्रेडिंग कॉलोनीज थी नॉर्थन अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है, जो सेंट्रल एशिया तक भी उनका ट्रेड चलता था। जो सेंट्रल एशिया जो कंट्री थी वहाँ पर भी उनका ट्रेड चलता था।
जो सिटीज़ हैं उनके दूसरे एक और भी कमर्शियल लिंक थे। जो टिग्रिस पीपल थे, जो यूरोफेट बेसिन के आसपास के जो लोग थे, उनके साथ भी उनके लिंक थे, कमर्शियल लिंक थे। तो उसका मतलब वहाँ पर भी वो उनके साथ ट्रेड करते थे, क्योंकि बहुत सारे उस समय जो वहाँ पर कॉइन चलते थे सेंट्रल एशिया में, वो हमें हड़प्पा से मिलते हैं, और हड़प्पा के कुछ कॉइन ऐसे हैं जो हमें वहाँ से मिलते हैं। मैनी हड़प्पा सीज has been discovered in Mesopotamia. It appeared that the Harappa imitated some cosmetics used by the urban people of Mesopotamia. तो कुछ हमें जो कॉइन वगैरह हैं जो हड़प्पा के थे, जो हड़प्पा की सीज थी, वो मेसोपोटामिया में मिली हैं, और ऐसा माना जाता है कि शायद मेसोपोटामिया में उस समय जो कॉस्मेटिक यूज़ होते थे, वो जो हड़प्पा के जो लोग थे वो उसको खरीदते थे मेसोपोटामिया से। जो हड़प्पा है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करती थी, जो लैपिस लजुली है या फिर जो और दूसरे जो ऑब्जेक्ट है, जो एक सोशल प्रेस्टीज को उनकी दिखाया, जो रूलिंग क्लास की जो सोशल प्रेस्टीज है उसको मेंटेन करने के लिए उनको बड़ी बड़ी जो महंगी महंगी चीज़ें थी वो चाहिए होती थी, और उनका ट्रेड वो करते थे, काफ़ी जो दूर दूर की जगह थी वहाँ से वो उनका ट्रेड करते थे। मेसोपोटामिया रिकॉर्ड फ्रॉम अबाउट 2350 ईयर्स onward refer to the trade relation with Mehlua, which was the Asian name given to the Indus region। और इसी तरह के जो मेसोपोटामिया के जो रिकॉर्ड है, जो मेसोपोटामिया जो कल्चर था, उसमें भी जो रिकॉर्ड है उनसे पता चलता है कि उनकी भी जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ रही है। उस समय उन्होंने इंडिया को, या जो इंडस रीजन था यहाँ, उसको वो बोलते थे मेहलुआ। तो जब आप मेसोपोटामिया का रिकॉर्ड पढ़ोगे तो वो यहाँ पर भारत या इंडस के नाम से उसको नहीं जानते, वो जानते थे मेहलुआ के नाम से। तो वहाँ पर भी उनके रिकॉर्ड में पता चलता है कि उनके रिलेशन यहाँ पर रह चुके हैं। ठीक है, दिलमुन और मकन, ठीक है, ये दो कुछ और इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन है जिनके बारे में जो मेसोपोटामिया है वो अपने रिकॉर्ड्स में कहता है। ठीक है, जो मेसोपोटामिया से लेके जो मेहलुआ है, मतलब ये इंडस और ये मेसोपोटामिया, इनके बीच में दो और इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टेशन थे, दिलमुन और मकन, जहाँ पर मेसोपोटामिया ट्रेड करती थी। दिलमुन को हो सकता है जो बहरीन है, जो पर्शियन गल्फ है, उसको दिलमुन कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारी हमें आसपास जो ग्रेव्स वगैरह हैं वो मिली हैं उस समय की पोर्ट सिटी होने की, जो मैं बताते हैं कि यहाँ पर कोई पोर्ट सिटी रही होगी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे मैंने कहा, अर्बन हैबिटेशन था पूरी तरह से। ठीक है, और ऑल्दो ओनली 2 लोकेलिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू द सिटी ऑफ द हड़प्पा। ठीक है, इट स्ट्रक्चर एविडेंस 3 डिस्टिंक्ट लोकेलिटी, द लेटर इज ट्रू ऑल्सो ऑफ द कालीबंगन एंड धोलीवीरा। तो यहाँ पर देखिए, एक तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर भी जो आपको रिच और पुअर वाला फर्क है थोड़ा बहुत वो तो दिखाई देगा ही, साथ में यहाँ पर एक सीटाडल वाला भी दिखाई देता है। ठीक है, जो फर्स्ट लोकेलिटी थी वो रूलिंग क्लास की होती थी, जो थोड़ा ऊंचे पे जाके, ठीक है ना, एक थोड़ा सा ऊंचे पे जाके उनके घर वगैरह बने होते थे, जिससे कि पता चल सके कि ये रूलिंग क्लास है। और वहीं पर ही जो लोवेस्ट टावर होता था, वहाँ पर जो कॉमन पीपल होते हैं उनके रहने वाले घर होते थे। एक मिडिल सेटलमेंट होती थी, ठीक है, जो कि ब्यूरोक्रेट की तरह या मिडिल क्लास मर्चेंट की तरह काम करती थी। वेदर हायरार्की इन सेटलमेंट कॉरेस्पेंड टू द ऑक्यूपेशनल डिवीजन और सोशो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन इज नॉट क्लियर। लेकिन पूरी तरह से कुछ भी ये नहीं पता कि वो जो उनकी जो हायरार्की थी, कि मतलब ये जो गरीब और जो अमीर वाला जो ये सिस्टम था, ये उनका ऑक्यूपेशनल बेसिस था, ठीक है ना, उनके काम पे था, या किसी और तरह का कोई सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंस की वजह से था। तो मतलब कुछ क्लियर नहीं हुआ है ना। There is no doubt that the same city was inhabited by the different housing group which were not of the same size। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग तरह के जो इनहेबिटेंट्स है वो आपको दिखाई देंगे, डिफरेंट हाउसिंग ग्रुप भी दिखाई देंगे। ठीक है, सोशल डिफरेंशिएशन इज इंडिकेटेड बाय डिफरेंट रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर। आपको जो सोशल डिफरेंसेस है वो कैसे पता चल रहे हैं, कि सोशल डिफरेंसेस पता कैसे चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है, जो लोगों के घर है, उनमें आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देंगे। किसी में आपको बहुत सारे रूम्स दिखाई देंगे और किसी में आपको बहुत ही कम, मतलब 1 से 12 तक वहाँ रूम दिखते हैं। किसी घर में हो सकता है कम है, किसी में ज़्यादा है। तो जिनके पास ज़्यादा रूम है तो उसका मतलब ये है कि वो फाइनेंशियली उस समय स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है ना, उनका जो सोशल स्टेटस था वो हाई था। और जिनके पास कम है तो मतलब उनका फाइनेंशियली वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जो सिटी है हड़प्पा की, उस पर 2 रूम वाले घर भी हैं। ठीक है, जो बेसिकली उस समय आर्टिशियंस या लेबर्स के होते थे, उन्हीं के पास 2 कमरों वाले घर होते थे। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटी की। जो हड़प्पा कल्चर था इज मोर और लेस यूनिफॉर्म ओवर अ लार्ज एरिया, अ सेंट्रल अथॉरिटी मे बी कंट्रीब्यूटेड टू दिस। ठीक है, वी मे आइडेंटिफाई सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट इन द इंडस पीपल। द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य कंसिडर सॉवरेनिटी मिनिस्टर, पॉपुलेटेड टेरिटरी, फोर्ट्स, ट्रेजरी फोर्स एंड द फ्रेंड्स टू बी द ऑर्गन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र बार बताया, हम सबको बताया जो अर्थशास्त्र वो किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। और उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में बताया था कि एक पूरे राज्य में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर आप उसको पूरी तरह से एक मतलब एक जगह को कंट्रोल करना चाहते हो, अपने स्टेट को। तो जो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है किसी भी स्टेट की वो क्या क्या होती है। एक तो उसकी सॉवरेनिटी, मिनिस्टर्स, ठीक है, वो पूरा जो एरिया है उस एरिया में जो आपके फोर्ट्स है, जो रहने की जगह है, आपका खजाना, आपकी आर्मी और आपके दोस्त,
ठीक है। जो आपकी प्रजा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक स्टेट के लिए, वो सारे एलिमेंट है किसी भी स्टेट के। हड़प्पा कल्चर में सीटाडल होते थे, तो सीटाडल से पता चलता है कि जो सीटाडल में जो अपर लेवल पे जो रहने वाले जो लोग थे, इसका मतलब वो एक सॉवरन पावर थी। ठीक है। मिडिल टाउन में हैव द एरिया वेयर द ब्यूरोक्रेट लिव, जो मिडिल टाउन था उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह थे वो रहते थे। और द सीट ऑफ गवर्नमेंट एंड द ग्रेट ग्रेनरी मोहनजोदड़ो में हैव बीन द ट्रेजरी। ठीक है। जो ग्रेनरी वगैरह थी वो भी हो सकता है कि शायद उस समय जो लोग थे उनके पास थी, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं जो ग्रेनरी है ना उसको हम उस समय की ट्रेजरी बोल सकते हैं, खजाना बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या ही था। देखिए मेटल का यूज़ अभी भी इतना नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उनको जैसे अब सोने चांदी की जो कीमत है जो समझा जाता है, उस समय वो नहीं मानते थे उस चीज़ को इतना भी ज़्यादा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेनरी थी वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो ग्रेनरी को हम बोल सकते हैं कि वो मोहनजोदड़ो के लिए एक तरह से क्या थी, उस समय के लिए क्या थी, वो उनकी ट्रेजरी थी, है ना। वहाँ पर भी इट अपीयर दैट टैक्सेस इज कलेक्टेड इन ग्रेन, उस समय जो टैक्सेस थे वो ग्रेन की फॉर्म में कलेक्ट होते थे। ठीक है। एंटायर हड़प्पा एरिया वॉज वेल पॉपुलेटेड टेरिटरी, जो हड़प्पा का जो पूरा एरिया था काफ़ी ज़्यादा वो भी वेल पॉपुलेटेड टेरिटरी थी, काफ़ी लोग थे उसमें, ऐसा नहीं था। फोर्टिफिकेशन भी था, बहुत सारी जो सिटीज़ थी उनका प्रॉपरली एक फोर्टिफिकेशन हुआ था। जो धोलावीरा है उसमें अपने खुद के कुछ फोर्ट्स थे, ठीक है, फोर्ट्स के अंदर फोर्ट्स। एंड वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ एन ऑर्गेनाइज फोर्स और स्टैंडिंग आर्मी, लेकिन इस बात को पूरी तरह से क्लियरली नहीं कोई किसी को भी आइडिया है कि उस समय उनकी खुद की अपनी कोई ऑर्गेनाइज फोर्स या स्टैंडिंग आर्मी होती थी या नहीं होती थी। ठीक है। एंड हीप ऑफ स्लिंग स्टोन्स एंड डिपिक्शन ऑफ सोल्जर ऑन अ पोस्ट हार्ड एट द सुरक रोड में सजेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, कुछ आपको स्लिंग स्टोन्स, ठीक है ना, एक ढेर मिलेगा स्टोन्स वगैरह का, ठीक है, और सोल्जर्स वगैरह के बारे में हमें उससे पता चलता है कि मतलब कि हो सकता है कि शायद इनकी अपनी कोई खुद की स्टैंडिंग आर्मी थी, मतलब कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिलती है वहाँ पर जो सोल्जर्स वगैरह यूज़ करते थे, और वो चीज़ हमें वहाँ पर ढेरों में मिलती है। ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शायद हो सकता है कि वहां पर जो सुर्ख तोड़ा है वहां पर कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं हो। ठीक है। पूरी तरह जो स्टेट थे वो वेल एस्टेब्लिश हो चुके थे जब मैच्योर हड़प्पा फेस चल रहा था। मतलब अगर हम बात करें प्री हड़प्पा फेस की, तो उस समय कोई भी जो स्टेट था वो पूरी तरह से वेल एस्टेब्लिश नहीं था, लेकिन जैसे ही मैच्योर हड़प्पा फेस आता है, ठीक है, तब स्टेट पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुका था। इन शार्प कॉन्ट्रेस्ट टू इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, नो टेम्पल हैव बीन फाउंडेड एनी हड़प्पा साइट। ठीक है। तो कोई भी टेम्पल्स वगैरह नहीं मिलते हैं हड़प्पा साइट में। नो रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ एनी काइंड हैव बीन एक्सकेवेटेड अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट पाथ। ठीक है। किसी भी तरह को रिलीजियस स्ट्रक्चर भी नहीं मिलता है। ठीक है। सिवाय एक ग्रेट पाथ मिलता है, जिसको ऐसा कहा गया है कि शायद वो अपने रिचुअल्स टाइम पे वो वहाँ पर पाथ वगैरह लेते हों। ठीक है। बी रॉन्ग टू थिंक द प्रिस्ट रूल्ड इन द हड़प्पा सिटी एज दे डाइड इन द सिटीज ऑफ द लोअर मेसोपोटामिया। तो इस तरह के भी कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं कि जो हड़प्पा है वहाँ पर कोई प्रिस्ट वगैरह का रूल होता था। ठीक है। जो हड़प्पा रूलर्स हैं वो किस चीज़ को लेकर ज़्यादा कंसर्न थे, वो अपने कॉमर्स ट्रेड वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्न थे उस चीज़ को लेकर। हड़प्पा वर पॉसिबली रूल्ड बाय द क्लास ऑफ मर्चेंट, तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा के टाइम पे ट्रेड बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा था। तो हो सकता है कि उस समय जो रूलिंग क्लास थी वो किसी और की नहीं बल्कि वो मर्चेंट्स की ही थी, जो लोग व्यापार करते थे। हड़प्पा डिड नॉट हैव मेनी वेपन्स विच माइट बीन द लैक ऑफ द इफेक्टिव वॉरियर क्लास, क्योंकि हड़प्पा में हमें बहुत ज़्यादा वेपन्स नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि वॉरियर क्लास का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं था। रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो हड़प्पा में हमें कुछ टेराकोटा फिगरिंग्स मिलती हैं वुमेन की। ठीक है। और एक जो इमेज है वो हमें ऐसी मिली है कि उसमें से जो वुमेन का जो एम्ब्रियो है उसमें से एक प्लांट निकलता हुआ दिखाई देता है। तो जो इमेज है वो रिप्रेजेंट करती है, उस इमेज को ऐसा माना गया है कि वो रिप्रेजेंट करती है गॉडेस ऑफ अर्थ को। ठीक है ना। जो वुमेन की जो फिगरीन है उसमें से दिखाया जा रहा है कि उनके एम्ब्रियो में से एक प्लांट निकल रहा है, तो उनको बताया गया है कि वो गॉडेस ऑफ अर्थ है। ठीक है। जो हमें बताती हैं कि किस तरह से जो ओरिजिन और जो ग्रोथ है प्लांट का, ठीक है, वो रिलेट करता है अर्थ के साथ। ठीक है। हड़प्पा एंड देयरफॉर लुक्ड अप अपॉन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस, वो उसको फर्टिलिटी गॉडेस की तरह मानते हैं अर्थ को, और इसी तरह वो उसकी पूजा करते हैं। ठीक है। और वैसे ही सेम हमें इजिप्शियन जो वर्शिप्ड है वहाँ पर भी हमें एक नाइल गॉडेस मिलती है। वी डू नॉट हाउ एवर नो वेदर द हड़प्पा वर आ मेट्रियार्कल पीपल लाइक द इजिप्शियन, लेकिन देखिए हमें नहीं पता पूरी तरह से, ये बात क्लियर नहीं है कि वो जैसे इजिप्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर जो मात्र जो वो होती है, ठीक है ना, मतलब वहाँ पर जो पिता होते हैं, जो पुरुष प्रधान नहीं होता बल्कि वहाँ पर जो माताएं हैं उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो इस चीज़ का पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि हड़प्पा में भी वैसे ही होता था या नहीं होता था। इजिप्ट की बात करें, द डॉटर इनहेरिटेड द थ्रोन और प्रॉपर्टी। इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी उसमें जो प्रॉपर्टी थी उसको इनहेरिट वहाँ पर सन नहीं करता था बल्कि वहाँ पर डॉटर करती थी। ठीक है। जो थ्रोन और जो प्रॉपर्टी है उसको जो डॉटर है वो इनहेरिट करती थी, लेकिन ये चीज़ हमें हड़प्पा सिटी का नहीं पता कि वहाँ पर उस चीज़ को इनहेरिट कौन करता था। कुछ वैदिक टेक्स्ट हमें बताते हैं उस समय के अदर जो अर्थ गॉडेस हैं उनके बारे में भी, जो बाद में जो वैदिक टेक्स्ट आएंगे वो भी हमें अर्थ गॉडेस के बारे में बताते हैं। शी इज़ नॉट गिवन एनी प्रोमिनेंस, इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर द वर्शिप ऑफ सुप्रीम गॉडेस टू डेवलप ऑन अ लार्ज स्केल इन हिंदुइज्म। ठीक है। ओनली
from the 6th century AD onward, a various mother goddess such as Durga, Amba, Kali, Chandi are regarded such in a पुराण। तो 6th century AD के बाद जाके हमें बहुत सारी मदर गॉडेस के बारे में पता चलता है, जो कि हम गए तो हड़प्पा कल्चर के टाइम पे किसी को ना तो होने के एविडेंस मिलते हैं, ना वो लोग शायद उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता था। ठीक है, तो दुर्गा, अम्बा, ये सब हमें जो जितनी भी हमारी जो मदर गॉडेस है, ये 6th century AD के आसपास हमें पता चलता है इनके बारे में पुराण से, तंत्र लिटरेचर से। ठीक है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हर गांव की अपनी खुद की एक सेपरेट गॉडेस भी होने लग जाती है। मेल डेटी की बात करें तो यहाँ जो मेल देवता की बात करें तो उनको रिप्रेजेंट किया जाता था सील के ऊपर, जो उस समय सील चलती थी उसके ऊपर, और इन गॉड के अपने 3 हॉर्न हेड्स होते थे। ठीक है, और रिप्रेजेंटेड इन द सिटिंग पॉस्चर ऑफ योगी, और एक योगी की हमें कह सकते हैं योगा वाली जो पोजीशन होती है उसमें बैठे रहते थे, जिसमें एक जो लेग होता है वो दूसरे लेग के ऊपर रखते थे। और जो ये गॉड हैं ये कुछ एनिमल से सराउंड रहते थे, और जो ये एनिमल है इनमें कौन कौन से होते थे, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस। ठीक है, और इनके थ्रोन के नीचे, ठीक है, बफेलो, ठीक है, इनके पैरों के आसपास 2 डियर, इस तरह से उस सील पे इनको बनाया हुआ था, है ना, इनको योगी वाले पॉस्चर में, और इनके आसपास इस तरह से जो एनिमल है उनके मोटिव बनाए गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि शायद ये पशुपति महादेव की जो पिक्चर है ये पशुपति महादेव की है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से डाउटफुल है। बुल इज नॉट रिप्रेजेंटेड हेयर एंड हॉर्न गॉड ऑल्सो फिगर इन अदर एशियन सिविलाइजेशन। तो बुल को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, हालांकि जो ये हॉर्न गॉड है इनको आप दूसरी जो एशियन सिविलाइजेशन की फिगर में देखेंगे तो आपको वहाँ भी मिलेंगी इस तरह की पिक्चर्स। वी ऑल्सो इनकाउंटर द प्रिविलेंस ऑफ द फेलस वर्शिप विच लेटर टाइम बिकॉज सो इंटीमेटली कनेक्टेड विद शिवा। ठीक है, तो बाद में ये जो शिवा है इनके नाम से भी जाना गया इनको। दूसरे और हमें दूसरे सिंबल्स मिलते हैं, जिसमें हमें एक फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिलता है, स्टोन का जो बना होता है। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ये स्टोन का बना होता है, ये मिला है हमें हड़प्पा से। तो ये भी पूछा जाता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो वो हड़प्पा से मिलता है, और इसकी भी वो लोग पूजा करते थे। ठीक है, द ऋग्वेद स्पीक्स ऑफ नॉन आर्यन पीपल who were phallus worshipper. Phallus worshipper thus began in the day of Harappa and was later recognized as a respectable form of worship in Hindu society. ठीक है, तो बाद में हमें जो चीज़ें पता चलेंगी वो हमें ऋग्वेद से पता चलेंगी, ज़्यादा जो वर्शिप वाली जो चीज़ें हैं वो हमें ऋग्वेद से पता चलेंगी। ठीक है, अगर ट्री और एनिमल वर्शिप की बात करें तो जो पीपल थे इंडस पीपल के, वो ट्रीज़ की पूजा करते थे। अगर हम देखें ऋग्वेद में और अगर हड़प्पा कल्चर में फ़र्क देखें तो जो हड़प्पा कल्चर था उस पर जो लोग थे वो नेचर की पूजा करते थे, जिन चीज़ों से उन्हें फ़ायदा हो रहा है वो उन चीज़ों की पूजा करते थे। जैसे कि एनिमल्स है तो जो उनको उनके लिए मददगार हो रहे हैं वो उनकी वर्शिप करते थे, नेचर की वर्शिप करते थे, रिवर्स की वर्शिप करते थे, क्योंकि उनसे उनको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ऋग्वेद काल में क्या होता है, बहुत सारे देवी देवता आ जाते हैं, है ना, नदियों की अलग देवी बना देते हैं, और क्या कहते हैं सुबह की अलग देवी बना देते हैं। मतलब हर किसी को ना अब एक इमेज दे दी थी कि ये इनकी देवी है, ये इनकी देवी है। अब उसको नेचर नहीं छोड़ा था, खाली डायरेक्ट पूजा नहीं हो रही थी, डायरेक्ट वर्शिप नहीं हो रही थी, अब हर किसी के लिए एक देवी बना दी थी। द डिपिक्शन ऑफ डाइटीज रिप्रेजेंटेड ऑन सील, तो सील वगैरह पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ पीपल की जो पीपल ट्री है उसकी भी कुछ इमेजेस हमें उन सील वगैरह पे देखने के लिए मिलती है। जो ट्रीज़ हैं उनकी काफ़ी एक लंबे टाइम तक पूजा होती थी, ये हड़प्पा कल्चर है। जो एनिमल्स हैं उनको भी वर्शिप किया जाता था हड़प्पा कल्चर में। ठीक है, और उनको सील्स पे भी प्रिंट किया जाता था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था उनके लिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट एनिमल था वो था 1 हॉर्न एनिमल यूनिकॉर्न। ठीक है, उसकी वो पूजा करते थे, और जिसको हम आज कह सकते हैं कि शायद जिसे वो 1 हॉर्न एनिमल यूनिकॉर्न के नाम से हम जानते हैं, मतलब उस समय के लिए शायद वो राइनोसोरस था। ठीक है, दूसरा जो उनके लिए इंपॉर्टेंट था, पहला का इंपॉर्टेंट था उनका 1 हॉर्न एनिमल यूनिकॉर्न। ठीक है, जिसे हम राइनोसोरस भी कह सकते हैं। दूसरा एनिमल कौन सा था इंपॉर्टेंट उनके लिए, हम्प्ड बुल। हम्प्ड बुल को भी वो बहुत मानते थे, उसकी भी वर्शिप करते थे। ठीक है, बुल पासिस थ्रू द मार्केट स्ट्रीट प्योस हिंदू गिव टू इट। तो मतलब जिस भी गली से जो बुल है अगर वो निकल जाता था तो लोग उसको बहुत मानते थे, मतलब हिंदू जो लोग हैं वो हम सबको पता है कि वो बहुत मानते हैं उसको। ठीक है, जो ये हम्प्ड बुल होता है, बुल वो वाला नहीं, सिंपल बुल नहीं, ठीक है, जो हम्प्ड बुल होता है। द एनिमल्स सराउंडिंग पशुपति महादेव इंडिकेट दीज वर वर्शिप। ठीक है, तो जितने भी जो पशुपति महादेव के आसपास जितने भी वहाँ पर वो एनिमल्स की वहाँ पे जो मोटिव लगी हुई है तो उन सबको ही वो लोग बहुत मानते थे। जो इनहैबिटेंट थे इंडस रीजन के, वहाँ पर वो गॉड की वर्शिप करते थे, भगवान को मानते थे, लेकिन वो किस फॉर्म में मानते थे, ट्रीज़ की, एनिमल की, ह्यूमन बीइंग की, बट गॉड वर नॉट प्लेस्ड इन अ टेम्पल। लेकिन किसी भी तरह की कोई मंदिर या उसके अंदर किसी भी तरह की जो गॉड की जो मूर्ति वगैरह है वो नहीं होती थी। ठीक है, और सेम ऐसी ही प्रैक्टिस इजिप्ट और मेसोपोटामिया में भी होती थी, वहाँ पर भी यही था। ठीक है, वहाँ पर भी आपको टेम्पल और उसके अंदर गॉड नहीं मिलते थे, वो नेचर की पूजा करते थे, ट्रीज़ होती थी, उस पर एनिमल होते थे।
नॉर कैन वी से एनीथिंग अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द हड़प्पा विदाउट बीइंग एबल टू रीड देयर स्क्रिप्ट। उनकी स्क्रिप्ट तो हमारे पास है लेकिन वी आर नॉट एबल टू स्टडी, तो इसीलिए हम उनकी किसी भी रिलीजियस बिलीफ के बारे में नहीं कुछ कह सकते हैं। एम्यूलेट हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर, ठीक है, बहुत तरह के वहाँ पे हमें एम्यूलेट मिले हैं जो गले वगैरह में पहनते हैं ना, वो जो काले मोतियों की वो बनाई जाती हैं, ठीक है, नज़र से बचने के लिए। तो इस तरह की जो एम्यूलेट्स वगैरह है वो हमें मिलती हैं वहाँ पर, एक काफ़ी बड़े नंबर में मिलती हैं। इन ऑल द प्रोबेबिलिटी हड़प्पा बिलीव दैट गोस्ट एंड एविल फोर्सेस वाज कैपेबल ऑफ हार्मिंग देम। और इससे हमें पता लगता है कि शायद उनको ऐसा बिलीव करते थे कि जो एविल फोर्सेस हैं वो कैपेबल ऑफ हार्मिंग देम, कि मतलब वो जो उस समय वहाँ पर भूत वगैरह में शायद वो बिलीव करते थे कि वो उनको नुकसान पहुँचा सकती है, तो इसलिए वो सब चीज़ें पहनते थे, ठीक है। अथर्वेद है जो विच इज़ एसोसिएटेड विद द नॉन आर्यन ट्रेडिशन कंटेन मैनी चार्म्स एंड स्पेल। देखिए जो अथर्वेद है उसमें बहुत सारे जो जादू टोटका टोना उन सब के बारे में लिखा हुआ है ना, और उसी से हमें कुछ और जो डिसीज़ वगैरह या एवल फोर्सेस के बारे में अगर आपको जानना है तो वो अथर्वेद में हमें वही बताता है अथर्वेद, ठीक है। हड़प्पा स्क्रिप्ट की बात करते हैं। हड़प्पा स्क्रिप्ट, द हड़प्पा इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ राइटिंग लाइक द पीपल ऑफ द एशियन मेसोपोटामिया। अब धीरे धीरे जो हड़प्पा वाले जो लोग थे उन्होंने भी, वो पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी जो राइटिंग्स वगैरह है उसकी आर्ट को सीख लिया था जैसे कि मेसोपोटामिया वालों ने सीख लिया था, ठीक है। जो हड़प्पा स्क्रिप्ट है वो पहली बार डिस्कवर की गई थी आपकी 1853 में, और कंप्लीट जो स्क्रिप्ट है वो डिस्कवर की गई थी 1923 में, ठीक है। इट येट टू बी डेसिफर्ड एंड सम स्कॉलर ट्राई टू कनेक्ट इट विद द द्रविडियन और द प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज। शुरुआत में जो स्कॉलर्स थे उन्होंने उसको कनेक्ट करने की कोशिश करी, कुछ ने उसको कनेक्ट करने की कोशिश करी, जो द्रविडियन लोग थे कुछ ने कोशिश करी कि शायद हो सकता है ये जो प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज है उससे मिले, कुछ ने संस्कृत के साथ भी करी, कुछ ने जो सुमेरियन लैंग्वेज थी, ठीक है, मेसोपोटामिया की, उससे भी करी, ठीक है। बट नन ऑफ दिस रीडिंग इज सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन किसी से भी अभी पूरी तरह से उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि ये इससे बिलोंग करती है, क्योंकि वो उसको डेसिफर ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। वी कैन नादर जज द हड़प्पा कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर नॉर से एनीथिंग अबाउट द आइडियाज एंड बिलीफ। अब जब हम उसको पढ़ ही नहीं पाए हैं, उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं, तो हम क्या ही कोई जजमेंटल या कुछ भी कह सकते हैं कि जो हड़प्पा का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लिटरेचर में रहा है या नहीं रहा है, या उनकी किस तरह के आइडियाज़ थे, उनकी किस तरह की बिलीफ थी, क्योंकि हम उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ नहीं पाए हैं। There are nearly 4,000 specimen of हड़प्पा राइटिंग on a stone seals and other object। तो हमें 400 ऐसे स्पेसिमेन मिलते हैं जिसके ऊपर हड़प्पा राइटिंग्स लिखी हुई है, या तो स्टोन सील की फॉर्म में या किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट पे लिखी हुई है। इजिप्शियन एंड मेसोपोटामिया द हड़प्पा डिड नॉट राइट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। जैसे कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया में आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इतनी बड़ी राइटिंग्स में लिखे हुए नहीं मिलेंगे जितनी बड़ी राइटिंग्स में आपको हड़प्पा में लिखे हुए मिलेंगे, जो इनकी इंस्क्रिप्शन है। जो कुछ इंस्क्रिप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि सील्स पर लिखे हुए हैं, और कुछ आपको ऐसे पता चलेगा कि सील्स पर ना सिर्फ एक दो वर्ड ही है, ज़्यादा वर्ड नहीं है, कोई बड़े बड़े नहीं है, ठीक है। तो सॉरी मैंने यहाँ पर आपको क्या बता दिया, जो इजिप्ट और जो मेसोपोटामिया वहाँ पर आपको बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन मतलब लिखे हुए मिलते हैं, हड़प्पा में ऐसा नहीं है, हड़प्पा में आपको बहुत छोटे छोटे मिलते हैं। दीज सील्स में हैव बीन यूज्ड बाय द प्रॉपर्टी टू मार्क एंड आइडेंटिफाई देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो हो सकता है कि जो सील्स है इन पे जो उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं वो मार्क करती हैं उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको, ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा लिखा हो उस पर। ऑल टुगेदर वी हैव अबाउट 250 to 400 पिक्टोग्राफ इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, ईच लेटर स्टैंड फॉर सम एरिया। उनकी जो राइटिंग है, ठीक है, जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफ फॉर्म में है, और वो हमें 250 से लेके 400 पिक्टोग्राफ मिलते हैं जो एक पिक्चर की फॉर्म में, वो अलग अलग लेटर होता है, ठीक है, उनके जो लेटर है वो एक पिक्चर की फॉर्म में है, और वो कम से कम 250 से 400 के आसपास है। जो हड़प्पा स्क्रिप्ट है इज़ नॉट अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं है बल्कि वो पिक्चर फॉर्म में है। Attempt have to be made to compare it with the contemporary script of Mesopotamia and Egypt, but it is the indigenous product of the Indus region and does not indicate any connection with the script of Western Asia। कोशिश की गई है काफ़ी बार कि उनको मेसोपोटामिया जो इजिप्ट है कि उनकी स्क्रिप्ट से मैच कराने की कोशिश की गई है, लेकिन नहीं, वो उन लोगों की अपनी खुद की बनाई हुई राइटिंग्स थी, तो वो इसलिए किसी भी मेसोपोटामिया और इजिप्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, उनसे कोई भी उनका कनेक्शन नहीं बैठता है ना, वो उनकी अपनी खुद की स्क्रिप्ट थी जो उन्होंने खुद से बनाई थी। वेट्स और मेजर की बात करें तो उन लोगों को जो स्क्रिप्ट है, ठीक है ना, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट मस्ट हेल्प इन रिकॉर्डिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब देखिए जब उनकी खुद की राइटिंग हो गई तो उनको इतना तो पता चल गया कि अब वो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, तो उनका अपने खुद की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह का है उसमें वो अपनी स्क्रिप्ट को यूज़ करते थे अपनी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस करने में, मतलब उसके अकाउंट वगैरह मेंटेन करने में। जो अर्बन पीपल थे इंडस रीजन के, उनको ज़रूरत पड़ने लगी थी अब वेट की और मेजर की, अगर वो ट्रेड कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर वेट और मेजर्स चाहिए, ठीक है। कुछ जो आर्टिकल्स थे जिसमें वो वेट वगैरह का इस्तेमाल करते थे, और वो 16 से ज़्यादा भी हो सकते थे, जैसे कि 16, 64, 160, ठीक है, इस तरह के जो वेट और जो मेजर्स वगैरह थे वो यूज़ करते थे, ठीक है। एंड 16 अन्नास कंस्टिट्यूटेड 1 रुपी। उस समय जो 16 अगर हम अन्ना लें तो वो 1 रुपये के बराबर होते थे। हड़प्पा ऑल्सो नो द आर्ट ऑफ मेजरमेंट। जो हड़प्पा के जो लोग थे वो मेजरमेंट की आर्ट को भी जानते थे, ठीक है, चीज़ों को मेजर वगैरह करके। स्टिक्स इंस्क्राइब्ड विद अ मेजर मार्क हैव बीन फाउंड एंड वन ऑफ दिस मेड ऑफ द ब्रॉन्ज, ठीक है।
हड़प्पा पॉटरी की बात करते हैं तो अब ये जो पॉटर व्हील का तो बहुत एक्सपर्ट हो चुके थे पॉटर व्हील में, तो ये तो ऑफ कोर्स पॉटरी तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो बहुत सारे जो स्पेसिमेन हमें डिस्कवर मिले हैं, जिसमें हमें कुछ रेड है ना, और कुछ हमें जो डिश भी मिली हैं, ठीक है ना। और न्यूमरस पोर्ट हैव बीन फाउंड पेंटेड द वैरायटी ऑफ डिज़ाइन, बहुत सारे पोर्ट्स मिले हैं जिसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन से बने हुए हैं अलग अलग तरह के। जो हड़प्पा पोर्ट्स हैं वो जनरली काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड है, ठीक है। और डेकोरेटेड कैसे है, या तो किसी ट्री के डिज़ाइन से, कुछ सर्कल्स बने हुए हैं, कुछ इमेजेस बनी हुई है मैन की, ठीक है। तो अब मतलब ये है कि जो यहाँ पर हमें पॉटरी भी मिलती है वो कोई सिंपल नहीं मिलती है, बल्कि बहुत ही अच्छे तरह से डेकोरेटेड होती है। सील्स और सीलिंग की बात करें तो ग्रेट आर्टिस्टिक क्रिएशन कहेंगे हड़प्पा कल्चर का, क्योंकि सील्स भी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर, ठीक है। ग्रेट मेजॉरिटी कैरी शॉर्ट इंस्क्रिप्शन विद पिक्चर ऑफ वन हॉर्न एनिमल कॉल यूनिकॉर्न, बहुत सारी सील्स ऐसी हैं जिसमें बहुत ही शॉर्ट इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कोई बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग्स ये लोग यूज़ नहीं करते थे, बहुत ही कुछ ही वर्ड्स लिखते थे, और साथ में जो एनिमल्स की पिक्चर होती है वो भी बनाई जाती थी। तो कुछ पर हमें जो यूनिकॉर्न है उसकी भी पिक्चर मिली है वहाँ पर, बफेलोज, टाइगर्स, राइनोसोरस, गोट, एलिफेंट है ना, क्रोकोडाइल, इन सब की हमें जो पिक्चर है वो सील्स पर वहाँ पर देखने के लिए मिली है, ठीक है। जो सील्स है वो बेसिकली स्टेटाइट है ना उसकी बनी होती थी, ठीक है, और ये हमेशा दिखाती थी सिंबल ऑफ अथॉरिटी को, ठीक है। देवर एंस यूज फॉर स्टैम्पिंग, जो सील है वो स्टैम्पिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। हमें कुछ स्टैम्प्ड ऑब्जेक्ट मिले हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, सील्स और ऑल्सो यूज एज अ एमुलेट, और वो सील्स को भी एमुलेट की तरह यूज़ करते थे, ठीक है, गले वगैरह में पहनने के लिए भी इस्तेमाल करते थे उसको। इमेजेस की बात करते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस मिली है हमें मेटल्स की, तो उस समय जो आर्टिशियंस वगैरह थे काफ़ी एक्सपर्ट थे वो इमेजेस वगैरह बनाने में भी। एक वुमेन डांसर की भी हमें इमेज मिली है जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है, ठीक है। And apart from wearing a necklace is necked, and a few piece ऑफ हड़प्पन स्टोन स्कल्पचर हैव बीन डिस्कवर, ठीक है ना। तो कुछ हमें स्टोन स्कल्पचर्स भी मिले हैं जो कि स्टोन के बने थे हड़प्पा के, तो कुछ हमें चीज़ें ये भी मिली हैं। एक स्टेटाइट स्टैचू भी मिला है, ठीक है, जिसने काफ़ी ज़्यादा जो ऑर्नामेंटेड रॉ वगैरह गले में गहने वगैरह पहने हुए हैं, ठीक है, और अपने एक लेफ्ट शोल्डर पे एक शॉल भी रखा है, ठीक है, और उसको ना बीएड भी होती है। तो उस समय पता चल रहा है कि मतलब उस समय इस तरह के भी लोग शौक रखते थे गले में ये सब ज्वेलरी वगैरह पहनने के, नेकलेस पहनने के, साइड में शॉल रखने के, जो कि हम लोग आज तक भी पहनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, टेराकोटा फिगरीन्स की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी उस समय की जो फायर बेक्ड अर्दन क्ले से बनी हुई हमें कुछ टेराकोटा जो फिगरीन्स हैं वो मिलती हैं, ठीक है, जो अलग अलग तरह की उस समय जो भी चीज़ें चलती थी। बच्चों के खिलौने बनाने में भी वो ये जो क्ले है इसका इस्तेमाल करते थे, इसको पका के अच्छे से कोई इमेज वगैरह बना के इसकी, ठीक है, कोई मूर्ति बना के और फिर इसको पका के तब उसको वो इस्तेमाल करते थे, तब उसको वो बेचते थे। तो इसमें बहुत सारी जो बर्ड्स है, डॉग है, शीप, कैटल, मॉन्की, इन सबको बना के, ठीक है, तो बच्चे होते हैं ना आजकल खिलौने बना देते हैं बच्चों के, तो वैसे ही उस समय ये मिट्टी की चीज़ें बनाते थे। मैन और वुमेन ऑल्सो फाइंड अ प्लेस इन द टेराकोटा ऑब्जेक्ट, तो ना केवल सिर्फ यही सब चीज़ें बल्कि जो मैन और वुमेन है उनकी भी इमेजेस होती थी उन टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। जो सील्स हैं, जो इमेजेस हैं, उनको मैन्युफैक्चर किया जाता था और बहुत ही बड़ी ग्रेट स्किल मानी जाती है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। टेराकोटा पीसेस रिप्रेजेंट अनसॉफिस्टिकेटेड आर्टिस्ट वर्क एंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू सेट्स इंडिकेट द गैप बिटवीन द क्लासेस दैट यूटिलाइज देम, द फर्स्ट बीइंग यूज्ड बाय द मेंबर ऑफ द अपर क्लास एंड द सेकंड बाय द कॉमन पीपल। बहुत सारी चीज़ें आपको उस समय की ऐसे भी मिलेंगी जो इस बात को इंडिकेट करती हैं उनकी कि उस समय अपर क्लास के मेंबर कैसे होते थे और कॉमन पीपल कैसे होते थे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको टेराकोटा की वहाँ पर ऐसे भी मिलेंगी, ठीक है। स्टोन वर्क की बात करें तो जो स्टोन वर्क है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, ठीक है, ज़्यादा नहीं मिला है, ठीक है। और द पोजीशन वॉज हाउ एवर डिफरेंट इन धोलावीरा लोकेटेड इन कच्छ। द सीटाडल ऑफ धोलावीरा बिल्ट ऑफ स्टोन इन अ मॉन्यूमेंटल वर्क, जो सीटाडल मिलते हैं हमें धोलावीरा में, सीटाडल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो अपर क्लास है वो थोड़ा ऊंचे पे जाके उनके घर होते थे और लोअर क्लास के नीचे, तो वहाँ पर हमें कुछ मॉन्यूमेंटल वर्क मिला है जो कि स्टोन से किया गया, ठीक है। और बहुत ही इंप्रेसिव है वो जो हड़प्पा सीटाडल्स पे हमें मिलता है, जो हड़प्पा सीटाडल्स है उसमें हमें कुछ काम जो मॉन्यूमेंटल वर्क है वो हमें स्टोन से भी देखने के लिए मिलता है। धोलावीरा में बात करें तो ड्रेस्ड स्टोन इज यूज्ड इन द मेसनरी विद अ मड ब्रिक विच इज़ रिमार्केबल, एंड कुछ हमें वहाँ पर भी जो धोलावीरा है वहाँ पर भी हमें ये काम देखने के लिए मिलता है कि जो मड ब्रिक है उसमें कुछ स्टोन्स वगैरह का यूज़ किया गया है, स्टोन स्लैब्स यूज़ की गई हैं, ठीक है। जो उस समय के जो जहाँ पर लोग मर जाते थे उनको दफनाया जाता था उसके आसपास बड़े बड़े स्टोन के स्लैब रख दिया जाते थे, ठीक है, ये पहचान रहे कि यहाँ कोई ग्रेव है। और ये चीज़ें ना आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेंगी। पता क्या करते थे, जैसे कि ये ग्रेव है, ठीक है, ये ग्रेव हो गई, ठीक है, और इसके आसपास से फिर बड़े बड़े ना स्टोन रख दिया करते थे, ठीक है, तो ये इससे पहचान हो जाती थी कि यहाँ पर कोई ग्रेव है। अब देखिए एंड कैसे होता है इंडस कल्चर का। मेच्योर हड़प्पा कल्चर ब्रॉडली स्पीकिंग एग्जिस्टेड बिटवीन 2500 टू 1900 BC। तो ये पूरा टाइम है जो एक मेच्योर हड़प्पा फेज का था। इस टाइम के दौरान बहुत सारे हमें टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं और हाउसेस मिलते हैं, ठीक है। जो एंटायरली पूरा लाइफ स्टाइल था वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म रहा था। सेम टाउन प्लानिंग रहती है, सेम सील चलती है। इस टाइम के बीच में 2500 से 1900 BC के टाइम के बीच में लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं आता है, एक कॉन्स्टेंट चलती है सब चीज़ें, ठीक है। सेम टाउन प्लानिंग, सेम सील, सेम टेराकोटा वर्क, ठीक है।
The view stressing changelessness cannot be pushed too far. We do not notice changes in the pottery over a Mohenjo-daro over a period of time. यहाँ तक कि मोहनजोदड़ो में भी हम एक लंबे समय तक पॉटरी में किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं दिखाते हैं, उसी तरह की जो पॉटरीज है वो बनती रहती हैं. सॉरी. बाय द 19th century BC द टू इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ हड़प्पा कल्चर. अब देखिए 19th century BC के आसपास जो दो इंपॉर्टेंट हड़प्पा कल्चर की जो सिटी थी वो दो ही थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो. ठीक है, वो डिसअपियर हो जाती हैं. अब यहाँ पर ऐसा क्या माना गया है, बहुत सारी सबकी जो अलग अलग जो राय यहाँ पर दी गई हैं. बट द हड़प्पा कल्चर एट द अदर साइड फेडेड आउट ग्रेजुअली एंड कंटिन्यू इन इट्स डीजनरेट फ्रॉम द आउटलाइन फ्रिंजेस ऑफ द गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. अब देखिए यहाँ पर 19th century में जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती हैं. लेकिन अगर हम दूसरी साइड्स देखें जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर पूरी तरह से अभी खत्म नहीं होती. यहाँ पर धीरे धीरे होता है सब कुछ, एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है. इट इज़ डिफिकल्ट टू अकाउंट फॉर द कल्चरल कोलैप्स. द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हैव बीन इंपॉर्टेंट. तो ये पूरी तरह से एक सही रीज़न किसी को नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पूरी तरह से ये खत्म हो गई. लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है कि हो सकता है कोई फ्लड आ गई हो. ठीक है. In Harappa zone, both Yamuna and Satluj move away from the Saraswati or the Hakra around 1700 BC. तो ऐसा कहा गया है कि जो हड़प्पा और जो सतलुज थी उन्होंने अपना जो रास्ता था वो बदल लिया था. जो सरस्वती रिवर, हाकरा रिवर, सब रिवर वहाँ से मतलब पूरी तरह से सूख गई थी या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था. तो इस वजह से वहाँ पर क्या हो गया, जो वाटर सप्लाई है उसकी शॉर्टेज हो गई. और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वहाँ पर जो लोग थे वो फिर ज़्यादा सर्वाइव वहाँ पर नहीं कर पाए. कि हो सकता है कि जो वहाँ पर जो रेनफॉल थी वो भी डिक्रीज़ हो गई थी, साथ में जो रिवर थी वो भी सूख गई थी. तो इसीलिए एक रीज़न ये भी हो सकता है उस जगह को पूरी तरह से ख़त्म होने का. कुछ कहते हैं कि जो डैम फॉर्मेशन की गई थी इंडस के आसपास वहाँ पर बाढ़ आ गई थी उस वजह से. ठीक है. और उस वजह से ये भी एक फैक्टर माना गया है कि हो सकता है कि यहाँ पर इस वजह से जो पूरी जो मोहनजोदड़ो सिटी है वो बाढ़ में आके बह गई. ठीक है. It appeared that the craft and commerce collapsed because of the sudden end of the long distance land and sea trade with Mesopotamia. कहते हैं कि शायद जो ट्रेड है, जो क्राफ्ट और जो कॉमर्स है वो इसलिए एकदम से ख़त्म हो गया हो. क्या पता जो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड चलता था मेसोपोटामिया के साथ और हड़प्पा कल्चर के साथ, तो हो सकता है कि वो शायद बंद हो गया हो. तो इसलिए जो क्राफ्ट कॉमर्स है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया हो. ठीक है. ठीक है. दिस ट्रेड इन लग्जूरियस आर्टिकल इंक्लूडिंग लैपिस lazuli बीड्स मेनली पास थ्रू इलाम विच वॉज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ मेसोपोटामिया एंड कवर्ड अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ईरान. तो ये पूरा वो रूट बताया हुआ है कैसे कैसे पूरा जो ट्रेड है वो किस किस रास्ते होके जाता था. ठीक है. एमरजेंस ऑफ इलाम एज अ पावरफुल स्टेट अराउंड 2000 BC इंटरप्टेड द सप्लाई ऑफ हड़प्पा गुड्स टू मेसोपोटामिया. तो ऐसा कहा गया है कि जब मेसोपोटामिया से भारत तक कुछ लाया जाता था, हड़प्पा तक कुछ लाया जाता था या हड़प्पा से मेसोपोटामिया तक कुछ पहुंचाया जाता था, तो उसके बीच में एक जगह आती थी इलाम. तो कहा गया है कि 2000 BC के आसपास जो इलाम था वो अपने आप एक पावरफुल स्टेट बन चुका था. तो हो सकता है कि शायद उन्होंने जो हड़प्पा के जो गुड्स हैं वो मेसोपोटामिया तक पहुंचने में और मेसोपोटामिया के जो गुड्स हैं वो यहाँ तक भारत पहुंचने में उस चीज़ का कट ऑफ कर दिया. ठीक है ना, पूरी तरह से वो बंद करवा दिया क्योंकि अब बीच में जो इलाम है वो आ गया. तो इसलिए हो सकता है जो ट्रेड कॉमर्स है वो पूरी तरह से बंद हो गया हो और इसी वजह से वो कोलैप्स हो गया हो. ठीक है. जो बीट्स थे वो हार्ड मटेरियल स्पेशली स्टोन वर मेड इन द हड़प्पा जोन एंड सेंट आउटसाइड. ठीक है. तो बीट्स वगैरह के जो हार्ड मटेरियल थे उनकी चीज़ें अलग अलग चीज़ें बन के और हड़प्पा वाले भी उसको दूसरी जगह जाके एक्सपोर्ट करते थे. ठीक है. द ब्रेक इन द एक्सपोर्ट टू मेसोपोटामिया ड्राइव द क्राफ्ट्समैन ऑफ देयर लिवलीहुड. और अगर हो सकता है कि जब ये एक्सपोर्ट बंद हो गया हो तो जो क्राफ्ट्समैन थे उनकी जो लिवलीहुड था उस पर एक बहुत ही बुरा असर पड़ा हो. ठीक है. द ब्रेक इन द सप्लाई ऑफ टिन टू द वैली डील्ड अ ग्रेट ब्लो टू द आर्टिशन एम्प्लॉयड इन द मेकिंग ब्रॉन्ज. या फिर हो सकता है जो टिन है उसका भी ब्रेक हो गया हो, वो भी आना बंद हो गया, उसका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना बंद हो गया हो और इस वजह से जो आर्टिशियंस थे जो ब्रॉन्ज पे डिपेंड थे वो अब ब्रॉन्ज नहीं बना पा रहे होंगे और उनका भी काम जो है जो बंद हो गया होगा. द एग्जॉस्टेशन ऑफ द सॉइल में बी डिमिनिश सीरियल प्रोडक्शन एंड स्टाफ द अर्बन पीपल. हो सकता है जो सॉइल है वो भी एग्जॉस्ट हो गई हो और इस वजह से जो सीरियल प्रोडक्शन है वो रुक गया हो और वो जो लोग हैं वो भूखे मर गए हो. ठीक है. Once the aristocracy living in the cities failed to exercise control over craft and cultivation, या फिर जो बड़ी बड़ी उस समय जो रूलिंग क्लास थी वो फेल हो गई थी अपनी सिटी को कंट्रोल करने पे क्राफ्ट्समैन के ऊपर, कल्टीवेशन के ऊपर, और इसलिए जो हड़प्पा जो जगह थी पूरा जो सिविलाइजेशन था वो कोलैप्स हो गया. तो ये बहुत सारे देखिए अलग अलग रीजंस है. किसी एक पर्टिकुलर रीजन के साथ हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि जो हिस्टोरियन है जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो खुद इस बात को लेकर श्योर नहीं है. वो तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जब हमसे पूछा जाता है कि क्या रीज़न रहा होगा. मेच्योरिटी की बात करते हैं तो देखिए 2800 हड़प्पन साइट्स वहाँ पर आइडेंटिफाई की गई है. हड़प्पा में इतनी साइट्स मिली हैं उस समय की. ठीक है. अर्ली और पोस्ट हड़प्पा साइट अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द टोटल नंबर एंड मेच्योर हड़प्पा सेटलमेंट नंबर इज़ 1022. तो इतनी मिली हैं ये आपको जो मेच्योर हड़प्पा साइट्स है वो आपको 1022. ठीक है. इन 2800 में से जो 1022 है वो आपकी मेच्योर हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं. ठीक है. और उसमें से आपकी 406 ऐसी हैं जो आपकी पाकिस्तान में है और 616 आपकी इंडिया में है. मेच्योर हड़प्पन साइट्स आर आउट नंबर्ड बाय द
early and the post Harappa site because of their urban nature, and the total area of the mature Harappan sites is larger than of the early and the post urban site. तो जो सबसे ज़्यादा जो आपको साइट्स मिलती है वो मैच्योर हड़प्पा साइट्स की मिलती है, ठीक है। अर्ली और पोस्ट अर्बन साइट वाली भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी है, मैच्योर वाली है। जो हड़प्पा साइट्स से मैंने आपको बता दिया बहुत ज़्यादा वेल प्लान थी, ठीक है। जो मेसोपोटामिया काउंटर पार्ट है हैप्सेट ग्रोथ, बाकी जो थी वो भी जो उस समय की जो और जो दूसरी सिविलाइजेशन थी वो भी अच्छी थी, लेकिन हड़प्पा के बराबर कोई भी पूरी तरह से वेल प्लानिंग के साथ नहीं बनी हुई थी। रेक्टेंगुलर हाउसेस थे, पहले ही देख लिया हमने। ब्रिक लाइन बाथरूम थे, पक्के बाथरूम होते थे, ठीक है, अच्छे से उनको तार वार लगा के बनाया जाता था। Their stairways are found in all the Harappa cities, such as sorry, such town planning is not evident in the cities of Western Asia. इस तरह की जो टाउन प्लानिंग थी वो हड़प्पा सिटीज़ के अलावा किसी भी और वेस्टर्न एशिया में नहीं देखी जाती है, ठीक है, जिस तरह की इंडस वाले लोग जो लोग थे उन्होंने बना रखी थी। नो अदर पीपल इन एंटिक्विटी हैड बिल्ड सच एन एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम। इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम और किसी सिविलाइजेशन में नहीं देखा जाता है, ठीक है, वेस्टर्न एशिया में भी नहीं देखा जाता है। इस तरह की स्किलफुल जो वो लोग थे या उनकी जो स्किल थी ये बर्न ब्रिक को यूज़ करना, वो आपका हड़प्पा में ही देखा जाता है। मेसोपोटामिया में कुछ बर्न ब्रिक्स मिली हैं, लेकिन वो इस इतनी ज़्यादा नंबर्स में यूज़ नहीं की गई हैं जितनी की ज़्यादा आपको हड़प्पा में की गई हैं। इनके अपने जो खुद के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे वो था इनका पॉटरी, इनके सील्स, ठीक है ना, इनकी अपनी खुद की स्क्रिप्ट, ठीक है, जो कहीं से भी इजिप्शियन और जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है उससे बिलोंग नहीं करती थी, उससे बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करती थी। नो कंटेम्प्रेरी कल्चर स्प्रेड ओवर सच अ वाइड एरिया एज डिड द हड़प्पा। दूसरे जो और कल्चर थे वो इतने बड़े एरिया में भी एक्सपेंड नहीं करते थे, बड़े एरिया में भी स्प्रेड नहीं किए थे जितने की ज़्यादा हड़प्पा था अपने आप में बड़ा। पोस्ट अर्बन फेज़ की बात करें तो जो हड़प्पा था वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया अंटिल 1900 BC, ठीक है। जो हड़प्पा फेज़ था वो मार्क करता था और उसकी टाउन प्लानिंग को, तो पोस्ट अर्बन फेज़ में भी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। ब्रिक वर्क बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो चुका था, आर्ट राइटिंग भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो चुकी थी, जो वेट और मेजर्स उनका भी यूज़ अच्छा खासा हो रहा था, ठीक है। सीटाडल और लोअर टाउन अभी तक भी थे, ब्रॉन्ज टूल का इस्तेमाल करते थे, रेड वेयर पोट्री को पेंट किया जाता था ब्लैक डिज़ाइन के साथ, ठीक है, तो उस समय कुछ मिलती है। सम ट्रेड ऑफ पोस्ट अर्बन कल्चर आर टू बी फाउंड इन पाकिस्तान, ठीक है, तो आपको जो पोस्ट अर्बन जो हड़प्पा कल्चर के जो ट्रेड्स हैं वो आपको पाकिस्तान, सेंट्रल, वेस्टर्न इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे। इन पंजाब और इंडिया में आपको पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर भी आपको पोस्ट अर्बन फेज़ की जो एविडेंस है वो मिलेंगे, ठीक है। ये जो पूरा टाइम है आपका पोस्ट अर्बन फेज़ का, ये कब से कब तक है, ये 1900 से 1200 BC के आसपास का है। जो पोस्ट अर्बन फेज़ है हड़प्पा कल्चर का, इसको हम सब इंडस कल्चर भी बोलते हैं। इंडस आप सबको पता है क्योंकि इंडस रिवर थी वहाँ पर, जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस सेटलमेंट को बनाए रखने के लिए, ठीक है। एंड अर्लियर कंसिडर पोस्ट हड़प्पन बट नाउ इज बेटर नोन एज द पोस्ट अर्बन हड़प्पा कल्चर, लेकिन अब इसको जो अच्छी तरह से जिसको पूरा प्रॉपरली नाम दे दिया गया वो क्या है, पोस्ट अर्बन हड़प्पन कल्चर, ठीक है। और यहाँ पर अब जो चैल्कोलिथिक जो फेज़ है वो भी कहीं ना कहीं इसके कंटेम्प्रेरी था, वो भी इसके साथ चल रहा था जो पोस्ट अर्बन हड़प्पा कल्चर है, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया जो चैल्कोलिथिक कल्चर है वो बाकी सब जगह पूरे वर्ल्ड में वो हड़प्पा से पहले आ चुका था, लेकिन भारत में वो हड़प्पा के बाद आया जो चैल्कोलिथिक कल्चर है, कॉपर फेज़ वाला जो टाइम है। They did not have metal object required complicated casting, although they had axes, teasels, knives, bangers, curved razor, fish hooks and spearhead, ठीक है। तो अभी जो चैल्कोलिथिक एज वाले जो लोग थे उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी की अच्छी जो हड़प्पा वाले थे वो पहले से इस्तेमाल करे थे। चैल्कोलिथिक पीपल इन द लेटर पोस्ट अरप्पन फेज लिव्ड इन विलेजेस, जो चैल्कोलिथिक पीपल थे वो अभी भी गाँव में रह रहे थे, ठीक है, और मेन किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे या फिर हंटिंग और फिशिंग, ठीक है। Probably the dissemination of the metal technology in the rural areas promoted agriculture and settlement। धीरे धीरे लेकिन होता क्या है, जो बाकी जो मेटल्स होता है वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है और सेटलमेंट्स को भी प्रमोट करता है, क्योंकि हम सबको पता है जैसे ही मेटल का यूज होना शुरू हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। Some places as प्रभास पतन एंड द रंगपुर बोथ इन गुजरात आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द हड़प्पा कल्चर। तो ये दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, जो गुजरात में है रंगपुर और जो प्रभास पतन है सोमनाथ, तो ये दोनों ही एरिया डिसेंडेंट माने जाते हैं हड़प्पा कल्चर के, कहीं ना कहीं हड़प्पा कल्चर के टाइम से ये चलते आ रहे हैं। आहार नियर द उदयपुर ओनली अ फ्यू हड़प्पा एलिमेंट्स आर फाउंड। तो जो आहार आपको मिलता है उदयपुर के आसपास, ठीक है ना, राजस्थान में है ये आपकी जगह, तो यहाँ पर भी आपको कुछ हड़प्पा एलिमेंट्स मिलते हैं। जो गिलुंद है वहाँ पर भी आपको एक जो आहार कल्चर है उसके आसपास आपको कुछ ब्रिक स्ट्रक्चर वगैरह दिखाई देते हैं। अदरवाइज बर्न्ड ब्रिक्स हैव नॉट बीन फाउंड एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट परहैप्स इन द लेट हड़प्पा फेज है, मतलब उसके बाद जो लेट हड़प्पा जो फेज़ है उसके बाद आपको कहीं भी फिर बर्न्ड ब्रिक्स नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। The dating of the Bhagwanpura layer to which brick relate is uncertain. Stray pieces occur at the OCP site of लाल किला, the बुलंदशहर district in western UP। तो यहाँ पर भी आपको कुछ हड़प्पा साइट्स के कुछ एविडेंस मिलते हैं। However, emphasize that few हड़प्पन elements are found in Chalcolithic culture of मालवा। जो Chalcolithic culture था जब मालवा का, वहाँ पर भी कुछ few हड़प्पन एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, which had its largest settlement in नवदातोली।
द सेम इज़ ट्रू, जिस मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो चैल्कोलिथिक जो कल्चर है वहाँ जो साइट्स हैं वहाँ पर उन साइट्स के आपको चैल्कोलिथिक एज के तो कुछ एलिमेंट्स मिलते ही मिलते हैं, साथ में आपको कुछ हड़प्पा सेटलमेंट्स के भी मिलते हैं वहाँ पर, क्योंकि दोनों एक दूसरे कंटेम्पररी थे तो हो सकता है दोनों के बीच में कनेक्शन रहा हो। द सेम इज द ट्रू ऑफ द न्यूमरस जॉर्वे साइट, तो ये जॉर्वे साइट है, ये भी आपकी चैल्कोलिथिक को बिलोंग करती है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ हड़प्पा एलिमेंट्स मिलते हैं। द लार्जेस्ट ऑफ द जॉर्वे सेटलमेंट वॉज द दैमाबाद, सबसे बड़ी जो जॉर्वे जो सेटलमेंट थी, ठीक है, वो आपकी दैमाबाद में है, ठीक है। 22 हेक्टेयर का पूरा जो एरिया है वो उसके अंडर आता है, और हैबिटेशन थी पॉसिबली कम से कम 4000 की पॉपुलेशन इसके आसपास थी। सम पोस्ट अर्बन हड़प्पा सेटलमेंट वर डिस्कवर्ड इन द स्वात वैली इन पाकिस्तान, ठीक है ना, तो कुछ हड़प्पा जो सेटलमेंट है वो आपको पाकिस्तान में भी देखने के लिए मिलेंगी। और ये जो लोग थे ये एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप मतलब में इन्वॉल्व थे ये, ठीक है, और कुछ कैटल ब्रीडिंग्स वगैरह भी करते थे ये पेस्टोलिज्म के साथ वगैरह मिलके। जो ब्लैक ग्रे बर्निश्ड वेयर यूज़ करते थे ये, ठीक है, इनके जो बर्तन होते थे वो ये ब्लैक ग्रे कलर के होते थे, ठीक है, और ये सही है काफ़ी एक स्लो व्हील पे बनाते थे। These were resemble the pottery from the northern Iranian plateau during the third millennium BC. इनके जो पॉटरी थी वो कुछ हद तक की जो ईरानियन प्लेट्यू में जो लोग रहते थे उनकी पॉटरी से मिलती थी। जो स्वेट वैली पीपल ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ब्लैक ऑन रेड पेंटेड एंड व्हील टर्न पॉटरी विद अ क्लोज लिंकेज विद द इंडस पोट्री ड्यूरिंग द अर्ली पोस्ट अर्बन पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्वेट वैली जो पीपल जो लोग थे वो कुछ ब्लैक और रेड पेंट करके कुछ व्हील का यूज़ करके भी उन कुछ पोइट्री हमें मिली है जो यहाँ पर बनती थी, ठीक है, जो पोस्ट अर्बन कल्चर को एसोसिएट करती है हड़प्पा के। सेवरल लेट और पोस्ट हड़प्पन हड़प्पन साइट हैव बीन एक्सक्यूवेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। अब बता रहा है यहाँ पर कि कुछ जो लेट हड़प्पन साइट्स थी वो आपको कहाँ कहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, जम्मू, तो यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। मेंशन में भी मेड ऑफ मांडू इन पंजाब, ओ सॉरी जम्मू, चंडीगढ़, सेंगोल इन पंजाब, दौलतपुर, मित्थल इन हरियाणा, आलमगीरपुर, हुल्लास इन वेस्टर्न यूपी। इट सीम्स दैट हड़प्पा टुक टू राइस व्हेन दे केम टू द दौलतपुर, ठीक है, इन हरियाणा, हुल्लास इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो ये जितनी भी जो जगहें हैं ना ये सब क्या शो करती हैं, हड़प्पा साइट्स को, ठीक है। रागी और जो फिंगर मिलेट्स हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो जो हड़प्पा साइट के जो लोग हैं वो नहीं जानते थे, बल्कि आप नॉर्थन इंडिया में जो हड़प्पा साइट देखोगे तो वहाँ आपको रागी के भी एविडेंस मिलेंगे। आलमगीरपुर इन द लेट हड़प प्रोबेबली प्रोड्यूस कॉटन, तो जो आलमगीरपुर है वहाँ पर जो हड़प्पा साइट्स है वहाँ पर तो हमें कॉटन प्रोड्यूस होने के भी एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, कुछ क्लोथ इंप्रेशन मिलते हैं वहाँ पर। The painted Harappa poetry in the late or the post-urban Harappa site in the north-eastern area replaced with a less intricate design, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा डिज़ाइन में चेंज आ गया था। शुरुआत में जो प्री हड़प्पा जो में जो पॉटरी यूज़ होती थी, और यहाँ पर आप जब नॉर्थ ईस्टर्न में लेट हड़प्पा साइट में पॉटरी देखोगे तो वहाँ पर थोड़ा कुछ चेंज हो गया था, ठीक है, कुछ नए तरह के थोड़े पोर्ट्स आ गए थे। सम लेट हड़प्पन पोर्ट्स फॉर्म आर फाउंड इंटरलॉक विद द पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, तो कुछ इंटरलॉक पेंटेड ग्रे वेयर के जो पोर्ट्स थे वो आ गए थे जो आपको भगवानपुरा वगैरह में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। Post Harappan phase, not object for measuring length, has been found in Gujarat. Cubical stone weight terracotta cakes were absent in the later period, ठीक है। तो अगर आप बाद के वाला जो फेस देखोगे हड़प्पा का तो वहाँ पर आपको गुजरात में जो क्यूबिकल स्टोन वेट है जो टेराकोटा केक्स है वो आपको नहीं दिखाई देंगे इस टाइम में। ऑल पोस्ट हड़प्पन स्ट्राइक्स लैक ह्यूमन फिगरीन्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक पेंटेड डिज़ाइन, और आप जाएंगे कुछ मतलब ये मेजरमेंट तो सॉरी जो वेट्स और मेजर है वो तो मिलेंगे नहीं, साथ में जो ह्यूमन फिगरीन्स है वो भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मतलब ये है कि अब पोस्ट हड़प्पा वाला आ गया तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो कम होती जा रही हैं। शुरुआत कैसे हुई थी, प्री से शुरू हुई थी, जो प्री हड़प्पा था तब से शुरुआत हुई है, तो वहाँ पर भी आपको कम मिलेंगी चीज़ें क्योंकि अभी जस्ट बननी शुरू हुई हैं। लेकिन मेच्योर वाला जो मेच्योर फेस था हड़प्पा का उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी वो चीज़ें, बहुत ही प्रोस्पेरस था उस समय वो, तो हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। लेकिन पोस्ट वाले में अब धीरे धीरे वो टाइम आ रहा है जब वो खत्म होती जा रही है, तो चीज़ें भी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे आपको कम दिखाई देनी शुरू होंगी। परकोलेशन ऑफ न्यू पीपल, अब कैसे कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो लास्ट का टाइम था अब दूसरे जो नए लोग थे शायद उनका आना शुरू हो गया था, और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि ये भी कोई रीज़न रह चुका है और रह सकता है जो हड़प्पा जो सेटलमेंट है उसके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने का, क्योंकि हमें लेट जो फेज़ है हड़प्पा का वहाँ पे हमें कुछ एक्जॉटिक टूल्स मिलते हैं। एक्जॉटिक टूल्स मतलब जो कि हड़प्पा से मेल नहीं खाते थे, अभी तक वो हड़प्पा में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। कुछ पॉटरी मिलती है, ठीक है, उस समय पता चलता है कि शायद कुछ नए लोग आ गए थे अपने नए आइडियाज़ के साथ। कुछ इनसिक्योरिटीज़ वायलेंट ऐसे भी एविडेंस मिलते हैं कि शायद अब जो हालात थे वो पहले जैसे नहीं रहे थे, उन लोगों को शायद कोई इनसिक्योरिटी फील होती हो या किसी तरह कोई खतरा है ना। हमें जो ज्वेलरी हैं उनके हॉर्ट्स मिलते हैं इकट्ठा करके, उन्हें जैसे किसी ने दबा दिया हो नीचे ज़मीन पे। कुछ एक जगह हमें स्कल्स मिलते हैं, जो सर होते हैं ना उनके जो ढांचे होते हैं वो भी हमें मिले हैं एक जगह पे काफ़ी सारे।
कुछ अलग तरह के एक्सिस, डैगर, नाइफ्स, मिड रिप्स, वो सब चीज़ें अब दिख रही थी मोहनजोदारो के अगर अपर लेवल की। देखिए सबसे लोअर लेवल पे क्या होगा, जो पुराने समय की चीज़ें होंगी सबसे नीचे तो वही पहुंचेंगी ना, फिर उसके बाद थोड़ी और जो उसके बाद वाले फेस भी फिर वो होंगे। अगर हम कोई चीज़ खोदेंगे तो सबसे ऊपर हमें कौन सी चीज़ मिलेगी, जो सबसे बाद में रही होगी। तो इसीलिए यहाँ पर भी अगर हम अपर लेवल देखते हैं मोहनजोदड़ो का, तो वहाँ पर हमें कुछ नए तरह की एक्सेस मिली। दिस सीम्स टू बिट्रे सम फॉरेन इंट्रूजन, तो ऐसा भी कहते हैं कि शायद किसी ने बाहर से आके उन पर अटैक कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ जो ग्रेव्स वगैरह मिलती हैं वो ऐसे लोगों की हैं जो पूरी तरह से नए हैं। वे आर वी काइंड ऑफ पॉटरी अकर इन द लेटेस्ट लेवल, यहाँ तक कि जो हमें पॉटरी मिलती है, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं आखिरी समय में, वो भी बहुत ही अलग तरह के मिले हैं हमें। कुछ कुछ न्यू टाइप्स की पॉटरी मिली है जो अभी तक हड़प्पा में इस्तेमाल ही नहीं की गई थी, ठीक है। तो ये हमें बलूचिस्तान से मिली है। बलूचिस्तान इंडिकेट दैट द हॉर्स एंड द बैक्टीरियन कैमल एग्जिस्टेड देयर इन 1700 BC, ठीक है। तो न्यू पीपल्स में हैव कम फ्रॉम द ईरान एंड द साउथ सेंट्रल एशिया, तो हो सकता है जो ये नए लोग आ रहे थे ये ईरान से या साउथ सेंट्रल एशिया से आ रहे हो, ठीक है। और इन्होंने ही पूरी तरह से जो हड़प्पा साइड्स है पंजाब की, सिंध की, उसको हो सकता है उसको पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया और वहाँ के लोगों को मार दिया। ऑल तो द ऋग्वैदिक पीपल लार्जली सेटल्ड इन द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स इन विच द हड़प्पा कल्चर वंस फ्लरिश। बाद में जब आप ऋग्वेद को देखेंगे तो जो ऋग्वैदिक जो पीपल थे वो भी उन 7 नदियों का जो जंक्शन था वहाँ पर रहते थे, जिस टाइम पर कभी जो हड़प्पा कल्चर था वो फ्लरिश कर रहा था, ठीक है। वे हैव नो आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एनी मास स्केल कन्फ्रंटेशन बिटवीन द लेटर हड़प्पा एंड द इंडो आर्यन। लेकिन ये सब चीज़ें हम सिर्फ सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी तरह से कोई भी इस बात का पूरी तरह से पक्का प्रूफ नहीं है कि क्या पता वो जो इंडो आर्यन लोग हैं उन्होंने ही आके हड़प्पा के कल्चर को ख़त्म किया हो, या वो कैसे आए, पूरी तरह से इस बात का कुछ भी क्लियर नहीं है। सक्सेसिव ग्रुप ऑफ द वैदिक पीपल में बी एंटर द सब कॉन्टिनेंट, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पता जो वैदिक लोग हैं वही आए हों और धीरे धीरे जो हड़प्पा कल्चर है वो खत्म हो गया हो। अब प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन। Several pre-Harappa agriculture settlements sprang in the Hakra area in the Cholistan desert in Pakistan around 400 BC, ठीक है। तो ये आपको बता रखा है कि जो 4000 BC के आसपास जो पाकिस्तान में जो प्री हड़प्पा जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट है उनका स्टैब्लिशमेंट होना शुरू हो गया था। एग्रीकल्चर सेटलमेंट फर्स्ट अराउंड ऑन द ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ बलूचिस्तान, सबसे पहले जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका बलूचिस्तान में जो ईस्टर्न साइड पे, ठीक है, अराउंड 7000 BC, ठीक है। और इन द प्री सैरामिक नियोलिथिक एज ऑन द बॉर्डर ऑफ द इंडस प्लेन, तो कहीं ना कहीं जो हड़प्पा था वो नियोलिथिक के बाद स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। हाँ, भारत में तो बेसिकली नियोलिथिक के बाद ही स्टार्ट हुआ था। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड पीपल डोमेस्टिकेटेड गॉड, शीप एंड कैटल, और नियोलिथिक के टाइम से ही जो लोग थे उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था गॉड का, शीप का, कैटल का, ठीक है। और वो लोग बार्ले और वीट भी प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। और साथ में तो बाद में हो सकता है कि जो प्रैक्टिसेस हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ती गई हों, ठीक है। और जब धीरे धीरे बड़ी होंगी, एग्रीकल्चर बड़ा होगा, तो फूड को स्टोर करने के लिए जो ग्रेनरीज है उनको भी सेटअप किया गया होगा। और 5th एंड द 4th मिलीनियम BC मड ब्रिक बिगेन टू बी यूज्ड, और कम से कम जो 5th और जो 4th मिलीनियम जो BC है उसके आसपास ही जो मड ब्रिक्स है उनका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। पेंटेड जो पॉटरी हैं, ठीक है, फीमेल टेराकोटा जो फिगरीन्स है उनका भी बनना शुरू हो गया था। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान अ साइट कॉल्ड रहमान देहरी डेवलप एज द अर्लीस्ट टाउन, ठीक है। तो अब सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ स्टार्ट हुआ है, बलूचिस्तान में हुआ है, धीरे धीरे वहीं से उसको स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज बनी है, फिर मड ब्रिक भी इस्तेमाल में आ गई। तो ऐसा कहा गया है कि जो बलूचिस्तान है में जो जो बलूचिस्तान में एक साइट है जिसका नाम है रहमान देहरी, ठीक है, उसका डेवलपमेंट हुआ है एज अ अर्लीस्ट टाउन, ठीक है, विद प्लान रोड एंड द हाउसेज, के मतलब जो पहली पूरी प्लानिंग के साथ जहाँ पर रोड और हाउसेज बनाए गए हैं वो बलूचिस्तान की रहमान देहरी जो साइट है वो है, ठीक है। तो इसे हम अर्लीस्ट टाउन मानते हैं। दिस साइट वॉज लोकेटेड वर्चुअली पैरेलल टू द हड़प्पा ऑफ द वेस्ट, और ये जो साइट है, ठीक है, ये जो मैंने आपको साइट बताई रहमान देहरी, ठीक है, बलूचिस्तान में, ये जस्ट पैरेलल है किसके, हड़प्पा के, ठीक है। इट इज़ एविडेंट दैट द अर्ली हड़प्पा एंड द मेच्योर हड़प्पा कल्चर डेवलप फ्रॉम द बलूचिस्तान सेटलमेंट, तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि हो सकता है जो बलूचिस्तान सेटलमेंट है उसी में से जो हड़प्पा जो मेटल सेटलमेंट जो अर्ली हड़प्पा और जो मेच्योर हड़प्पा कल्चर है वो आपको कहाँ से डेवलप हुआ हो, वो शायद आपका बलूचिस्तान सेटलमेंट में से ही वो डेवलप हुआ हो, क्योंकि सबसे पहले तो यही हुई थी। Sometime the origin of the Harappa culture is attributed principally to the natural environment, है ना, and the current environment of the Harappa area is not favorable for the craft and the cultivation। जो शुरुआत का जो टाइम था, जो करंट इन्वायरमेंट था, अगर हम देखें तो वो हड़प्पा के बिल्कुल फेवरेबल नहीं था अगर क्राफ्ट और कल्टीवेशन के लिए। लेकिन बाद में जो 3rd मिलीनियम BC आती है, एराइड एंड द सेमी डेजर्ट कंडीशन वर नॉट डोमिनेंट देयर। अगर देखिए, अगर हम अब का टाइम देखते हैं कि जहाँ पर अभी जो एरिया है वहाँ पर अगर हम देखें तो अब वो रेगिस्तान है, ठीक है। तो हम सोचें कि यहाँ पर उन लोगों ने एग्रीकल्चर वगैरह कैसे किया होगा, तो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय वो जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही फर्टाइल लैंड थी उस समय वो, ठीक है। जैसे जैसे अब है, अब जैसे अब है ना वो जो लैंड है वो पूरी तरह से अनफर्टाइल है, तब नहीं थी।
In 3000 to 2000 BC, we have evidence of both heavy rain and substantial flow of water into the Indus and the tributary सरस्वती, है ना। लेकिन 3000 2000 BC के आसपास हमें वहाँ से बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन होती थी, पानी का फ्लो भी काफ़ी अच्छा था, और वहाँ पे इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरी थी, ठीक है, सरस्वती, वो सब वहाँ पर काफ़ी अच्छी चलती थी, ठीक है। समटाइम द इंडस कल्चर इज कॉल्ड द सरस्वती कल्चर, तो इसीलिए कभी कभी जो इंडस कल्चर है उसको सरस्वती कल्चर भी कहा जाता है। बट द फ्लो ऑफ वाटर इन द हड़प्पा हाकरा वॉज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द यमुना एंड द सतलुज, ठीक है। तो ये बाकी जो रिवर्स है इनका भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वहाँ पर। दीज टू रिवर ज्वाइन द सरस्वती फॉर सम सेंचुरीज, और ये जो दोनों रिवर हैं ये काफ़ी एक लंबे टाइम तक सरस्वती के साथ ज्वाइन करा है इन्होंने, एंड टू टेक्टोनिक डेवलपमेंट इन द हिमालयाज, ठीक है। तो देयरफॉर द क्रेडिट फॉर हेल्पिंग द हड़प्पा कल्चर शुड रियली गो टू दिस रिवर, तो इसीलिए अगर हम कहें कि जो हड़प्पा कल्चर है उसको फ्लरिश करने के लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्प हुई है तो वो इन दो रिवर को ही हम मानते हैं, विद द इंडस नॉट टू द सरस्वती अलोन। तो इसलिए हम अकेले सरस्वती को नहीं मानते हैं बल्कि हम इंडस और सरस्वती दोनों को मानते हैं, ठीक है। और साथ में वहाँ पर जो हैवी रेनफॉल होती थी उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भले ही अब का टाइम ऐसा नहीं है कि अब वहाँ पर अब उस एरिया में रेनफॉल वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उस समय वहाँ पर काफ़ी हैवी रेनफॉल हुआ करती थी। वॉज द हड़प्पा कल्चर वैदिक, अब क्या कहा है कि जो हड़प्पा कल्चर है क्या वो वैदिक था। देखिए, सम टाइम हड़प्पा कल्चर इज कॉल्ड ऋग वैदिक बट इट्स प्रिंसिपल फीचर्स डू नॉट फिगर इन द ऋग वैदिक, ठीक है। प्लान टाउन, क्राफ्ट, कॉमर्स, लार्ज स्ट्रक्चर बिल्ट ऑफ बर्न ब्रिक्स मार्क द मैच्योर हड़प्पा फेज एंड द ऋग्वेद डज नॉट फीचर दिस। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमें काफ़ी अलग दिखाई देगा, क्योंकि अगर हम हड़प्पा को देखते हैं तो जो हड़प्पा का टाइम था बहुत ही अच्छे वहाँ पर टाउन बने होते थे जो कि पूरी प्लानिंग के साथ बनाए जाते थे, क्राफ्ट बहुत अच्छा था, कॉमर्स बहुत अच्छा था, लार्ज जो बर्न्ड ब्रिक्स हैं उनको यूज़ किया जाता था। लेकिन अगर जब हम ऋग्वेद के टाइम पे देखते हैं तो वहाँ पर हमें किसी इस तरह के जो फीचर्स है वो देखने के लिए मिलते ही नहीं है, वो बिल्कुल पूरी जो ग्रामीण व्यवस्था के तौर पर चलता था वो, ठीक है। जो अर्ली वैदिक पीपल थे वो ज़्यादा डिपेंड होते थे कैटल रेयरिंग पे, ठीक है ना, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे और जानवरों को चराते थे, वो किसी भी तरह की कोई ब्रिक का यूज़ नहीं करते थे। अर्ली वैदिक पीपल ऑक्यूपाइड वर्चुअली द एंटायर हड़प्पा जोन बट ऑल्सो लिव्ड इन द अफगानिस्तान। ये बात सच है कि जो हड़प्पा जोन था एक टाइम पर, जो हड़प्पा एरिया था, वहीं पर ही हमें अर्ली वैदिक पीपल दिखाई देते हैं, उन्होंने उसी जगह को ऑक्यूपाई किया था और साथ में कुछ अफगानिस्तान वाले पार्ट को भी। लेकिन दोनों का जो हम कहेंगे जो लाइफ स्टाइल था उसमें बहुत ज़्यादा फर्क था, ठीक है। बिल्कुल जो हड़प्पा था वो बिल्कुल शहरों की तरह रहता था, बिल्कुल अर्बनाइज था, और जो वैदिक पीपल थे वो बिल्कुल रूरल जो लाइफ होती है ना वो उसको जी रहे थे। जो मैच्योर अर्बन फेज था वो आपका चला है पूरा 25 से 1900 BC तक, बट ऋग्वेद आपका जो टाइम है उसका है 1500 BC के अराउंड, ठीक है। जो हड़प्पा जो वैदिक पीपल है वर नॉट अवेयर ऑफ एग्जैक्टली द सेम प्लांट एंड एनिमल, तो यहाँ तक कि अगर हम दोनों को पढ़ते हैं तो जो हड़प्पा में और जो वैदिक पीपल में यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल में भी काफ़ी फर्क आ जाता है कि जो वैदिक पीपल में जो जिन जानवरों को जानते हैं उनका हमें जिक्र भी नहीं मिला हड़प्पा में, और जिनको हमें हड़प्पा में जिक्र मिला है जिन एनिमल्स का उनका हमें वैदिक में नहीं मिला। तो यहाँ तक कि सेम प्लांट्स और एनिमल्स भी के बारे में वो लोग अवेयर नहीं थे। ऋग्वेद में हमें मेंशन मिलता है सिवाय सिर्फ खाली बारले का ही नहीं, ठीक है। सॉरी, जो ऋग्वेद पीपल है द ऋग्वेद मेंशन ओनली बार्ले बट द हड़प्पा न्यू अबाउट द वीट, सीसम एंड द पीस। जो ऋग्वेद है उसमें बार्ले का ही मेंशन है, लेकिन जो हड़प्पा के जो लोग थे वो वीट के बारे में, जो सीसम है, पीस है, उनके बारे में भी जानते थे। यहाँ तक कि हमने देखा था वो यूनिकॉर्न को भी मानते थे, उसकी वर्शिप भी करते थे, लेकिन वैदिक लोग थे वो नहीं, उनको नहीं पता था इस बारे में। द सेम इज द ट्रू ऑफ द टाइगर एंड द वैदिक चीफ वर हॉर्स सेंटर। जो वैदिक चीफ थे वो उनको हॉर्स के बारे में ज़्यादा पता था, विच इज़ वाई दिस एनिमल इज मैंशन 250 टाइम्स। तो अब जो वैदिक चीफ थे वो हॉर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, हॉर्स के बारे में उनको बहुत पता था, तो इसीलिए ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जिस एनिमल के बारे में लिखा हुआ है वो एनिमल हॉर्स ही है, जिसमें 215 मतलब 215 टाइम्स जो हॉर्स है उसके बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। जबकि जो हॉर्स है उसको बहुत ही कम जाना गया है हड़प्पा के टाइम पे। तो हड़प्पा टेराकोटा रिप्रेजेंट द एलिफेंट। जो हड़प्पा के जो लोग थे उनके टेराकोटा में हमें एलिफेंट की फिगर मिलती है, लेकिन हॉर्स की हमें नहीं मिलती है, ठीक है। जो हड़प्पा राइटिंग है उसको इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं, जिसको हैज़ नॉट बीन डेफिसिट सो फार, जिसे बहुत ही लंबे टाइम तक कोई डेसिफर नहीं कर पाया है। बट नो इंडो आर्यन इंस्क्रिप्शन वैदिक टाइम हैव बीन फाउंड इन इंडिया। लेकिन हमें कोई भी इंडो आर्यन जो इंस्क्रिप्शन है वैदिक टाइम की वो नहीं मिलती है। तो इसीलिए वी हैव नो क्लियर आइडिया अबाउट द लैंग्वेज ऑफ हड़प्पा, एंड दो द इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पोकन बाय द वैदिक पीपल कंटिन्यू द साउथ एशियन द वैरायटी ऑफ फॉर्म, ठीक है। और जो इंडो आर्यन जो लैंग्वेज है वो भी हमें, जो वैदिक पीपल बोलते थे वो भी हमें साउथ से एशिया तक हमें बहुत ही अलग अलग फॉर्म में देखने के लिए मिलती है। अब देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी।
कुछ जो स्कॉलर हैं वो कहते हैं जो हड़प्पा कल्चर की कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है, कि वो काफ़ी लंबे समय तक जो उसकी कंटिन्यूटी है वो चली है, और कुछ कहते हैं कि वो धीरे धीरे अर्बनाइज से डी अर्बनाइज हो गई थी, ठीक है। कुछ ये भी कहते हैं कि वो क्या हो गई थी, जो उसका शहरीकरण था धीरे धीरे वो खत्म हो गया था। एज अर्बनिज्म वॉज द बेसिक फीचर ऑफ हड़प्पा कल्चर, और जो हम सबको पता है कि जो हड़प्पा कल्चर है उसका बेसिक फीचर ही क्या है, उसका शहरीकरण, ठीक है ना, उसका अर्बनाइजेशन होना, उसका जो अर्बनाइज होना। And with its collapse, we cannot think of the cultural continuity. Similarly, de-urbanization of the Harappa city is not a simple transformation, but the means of disappearance of town, script, burnt brick for about 1500 years. ठीक है, तो इसीलिए हम जब कह रहे हैं कि जो हड़प्पा सिटी है वो पूरी तरह से अर्बनाइज थी, तो उसका डी अर्बनाइजेशन होना कोई बहुत ही सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर ये सब हुआ भी है तो इसको करने में भी बहुत लंबा टाइम लगा होगा। एंड दीज एलिमेंट डिड नॉट डिसअपियर इन द नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ कुशान टाउन। It is said that Harappa culture continued in the Gangetic plan and elsewhere in the northern India after it and in the 1900 BC। ठीक है, तो ऐसा भी कहा गया है कि जो हड़प्पा कल्चर है वो पूरा गंगा प्लेन्स तक आया है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में 1900 BC तक, ठीक है। However, no important Harappa features appears in the painted grey ware culture attributed to the first half of the first millennium BC। PGBW culture does not evidence great building, burnt brick, bronze, urbanization। तो बाद में जो ये कल्चर आता है ना, प्रिंटेड ग्रे वेयर कल्चर जो आता है, ठीक है, जो आपका हड़प्पा फीचर से ही थोड़ा इंस्पायर था, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं मिलती है जैसे कि हड़प्पा में थी, जैसे कि ग्रेट बिल्डिंग, बर्न ब्रिक्स, ब्रॉन्ज, अर्बनाइज्ड राइटिंग, वो हमें इस तरह की नहीं मिलती है जैसे कि हड़प्पा में थी, ठीक है। लेकिन कुछ पॉटरी की अगर हम देखें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें मैच होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। One or two instances of burnt brick of about 1500 BC are detected, and really fired bricks appear in North India around 300 BC in the phase of Northern Black Polished Ware culture। ठीक है, तो Northern Black Polished Ware जो कल्चर है वो हमारा 300 BC के आसपास में हमें नॉर्दर्न इंडिया में कुछ फायर ब्रिक्ड हैं वो दिखाई देती है। सिमिलरली वंस द हड़प्पा कल्चर एंडेड, राइटिंग केम इनटू करेंसी ड्यूरिंग द NBPW फेज इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मी स्क्रिप्ट। और जैसे ही हड़प्पा का जो कल्चर है वो खत्म होता है, अब यहाँ पर एक नई तरह की जो राइट स्क्रिप्ट है वो दिखाई देती है, ठीक है। वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। हाउएवर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेयर एज द हड़प्पा स्क्रिप्ट वो रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी ये आपकी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, जबकि जो हड़प्पा जो स्क्रिप्ट है वो आपकी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ठीक है। NBP पोइट्री कैन नॉट बी रिलेटेड टू द हड़प्पा पोइट्री। तो जो आपकी नॉर्थ ये ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो पोइट्री है ये आपकी हड़प्पा पोइट्री से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती है, बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। द इफेक्टिव यूज ऑफ आयरन इन द NBPW फेज गिव राइज टू अ न्यू सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द मिड गैंगेटिक प्लान। तो जो ये आपका ये NBPW जो फेज था ये आपका गैंगेटिक प्लेन के आसपास ज़्यादा था, ठीक है। और इस पर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो था आयरन का, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, तो ये हड़प्पा से इतना ज़्यादा रिलेट नहीं करता है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी जो मैच करती हैं, बहुत ही कम चीज़ें हैं। Neither iron nor coinage which mark the NBW phase was characteristic of the Indus culture. Some stray beads of the Indus culture reached the Gangetic plain। कुछ बीड्स वगैरह जो इंडस कल्चर में यूज़ होती थी वो आपको गंगा तक भी दिखाई देंगी कि वो वहाँ तक भी पहुँच गई थी, लेकिन दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रेट, ठीक है। सिमिलरली अ फ्यू हड़प्पन सैरेमिक आइटम्स टेराकोटा कंटिन्यू आफ्टर 2000 BC। तो कुछ ऐसे आइटम्स जो हड़प्पा टाइम पे यूज़ किए जाते थे या कुछ टेराकोटा वो आपकी 2000 BC तक भी कंटिन्यू रही हैं, बट दीज अलोन कैन नॉट रिप्रेजेंट द एंटायरली ऑफ द मैच्योर हड़प्पा कल्चर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसने पूरे हड़प्पा कल्चर को तब तक जिंदा रखा, नहीं, वो बहुत ही कम चीज़ें थी जब तक चली हैं, ठीक है। तो हम उसको हड़प्पा कल्चर नहीं बोलते, जहाँ पर भी हमें वो चीज़ें मिली हैं वहाँ हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो हड़प्पा कल्चर की है, ठीक है, या फिर वो मैच्योर हड़प्पा कल्चर की है, क्योंकि बहुत ही बाद वाला टाइम था वो जब हड़प्पा कल्चर खत्म होता जा रहा था। स्ट्रे एलिमेंट ऑफ द इंडस कल्चर कंटिन्यू चालकुलिक कल्चर ऑफ राजस्थान, मालवा, गुजरात एंड अपर डेक्कन। तो उसके बाद जो इंडस कल्चर था उसके साथ साथ जो चालकुलिक कल्चर था वो भी शुरू हो गया था भारत में, जो राजस्थान, मालवा, गुजरात में आपको देखने के लिए मिलता है, डेक्कन तक। It appears that after the end of the urban Harappa culture in 1900 BC, there was some give and take between the Indo-Aryan and existing culture। देखिए जैसे जब हड़प्पा कल्चर खत्म होता है और इंडो आर्यन जो कल्चर था वो शुरू होता है, तो दोनों के बीच में जब भी कोई एक कल्चर खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, तो ये बीच का टाइम ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गिव और टेक होता है, क्योंकि वो कुछ उनकी चीज़ें खत्म होती है और उनकी शुरू होती है, और वो बीच में ना एक ऐसी चीज़ बनती है जो एक हम कहते हैं जो मिक्सचर है किसी भी कल्चर का। तो यहाँ पर भी बहुत सारा गिव और टेक होता है किसके बीच में, इंडो आर्यन के और उस समय जो एग्जिस्टिंग कल्चर था उससे पहले का। मुंडा एंड द प्रोटो ड्रेविडियन लैंग्वेजेस एट्रीब्यूटेड टू द हड़प्पा कंटिन्यू थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द आर्यन द प्री आर्यन लैंग्वेजेस वर एनरिच्ड। और धीरे धीरे जो आर्यन जो प्री आर्यन जो लैंग्वेज है उनका एनरिचमेंट होना शुरू हो जाता है। वी फाइंड प्री आर्यन वर्ड्स फॉर द पॉटरी एग्रीकल्चर इन संस्कृत। हमें प्री आर्यन में कुछ और नए वर्ड्स मिलते हैं पोइट्री के, जो पॉटरी होती है उसके लिए, है ना, एग्रीकल्चर के लिए, वो ये कौन सी आती है संस्कृत में, ठीक है ना। ये जो नए वर्ड्स होते हैं ये सारे संस्कृत में मिलते हैं। कुछ बैलेंस्ड वेट
मिलते हैं इन द फेवर ऑफ इंडो आर्यन हुज लैंग्वेज स्प्रेड इन द मेजर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो मतलब अब जो लैंग्वेज स्प्रेड करेगी वो कौन सी है, इंडो आर्यन लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि अब जो भारत जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, अब किसका रूल होगा यहाँ पर काफ़ी एक लंबे टाइम के लिए, जो इंडो आर्यंस है अब यहाँ पर वो रहेंगे, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा टाइमलाइन के बारे में, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना, काफ़ी लंबी हो गई है वैसे तो वीडियो, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि ये वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, उसके लिए लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।